नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे जीटी लॉग पॉडकास्ट में हमारे साथ में दो बहुत ही अनुभवी प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं और आप सब लोगों का स्वागत है इसमें। हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो डिस्कशन है वो एक फ्री फ्लो में है। हम लोग कुछ पर्सपेक्टिव से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कुछ इसमें से आउटकम ड्रॉ करके लाएं। आउटकम में भी रिलेटेड होगा, हम कुछ एक यंग एंटरप्रेन्योर के करियर से रिलेटेड, या अगर कोई अपना करियर 20 साल 25 साल की एज में एनर्जी एफिशिएंसी या पावर सेक्टर बनाना चाहता है तो सबसे पहले मैं संजय दुबे सर को इनवाइट करूंगा और फिर जयंत सिन्हा जी को। संजय जी, आपका एक इलस्ट्रेश करियर है, 37 साल के आसपास का करियर कम नहीं होता है। आप प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं IIEC या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन में, और जयंत जी आप इंटरेस्ट पावर में कार्यरत हैं और आपने पावर सेक्टर या सप्लाई साइड में काफ़ी काम किया है। तो मैं सबसे पहले संजय सर को इनवाइट करूंगा। सर प्लीज़ आप अपने बारे में पहले बताएं, और मुझे लगता है कि जितना विस्तार में बता सकते हो उतना ही अच्छा है। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद। ये अपॉर्चुनिटी है लोगों को हमारे बारे में जानने की और हम लोगों के बारे में जान सकें। तो मैंने अपना कैरियर एज एन एग्रीकल्चर इंजीनियर शुरू किया था। इट बी अ सरप्राइजिंग थिंग टू नो कि कैसे मैं एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर में आ गया। तो शुरू के कुछ 10-12 साल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट और बहुत सारे वाटरशेड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स करने के बाद मेरा इंटरेस्ट था कि कुछ है कनेक्शन है जो वाटर और एनर्जी के बीच में। तो मैं हमेशा देखता था कि जहाँ भी पानी को यूज़ करते हैं वो पंप और उसके बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ नहीं होता है। तो वहाँ से वो थोड़ा सा इस सेक्टर से दोनों सेक्टर के बीच का तारतम्य शुरू हुआ, और उसी बीच में मैं पंतनगर से एमटेक करने के 10 साल काम करने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो चला गया पढ़ने के लिए एनर्जी प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट। वहाँ पे एक्चुअल में ये जो वट एवर थॉट वॉज कमिंग इन माई माइंड वॉज एबल टू कोरिलेट एंड एस्टेब्लिश, एंड देन दे वर यूज टू गाइड मी नोट कि ये कैसे रिलेट है। इंडिया आने के बाद वापस फिर USAID के साथ मिलके एक वाटर एनर्जी नेक्सस पे एक प्रोग्राम डिजाइन हुआ। वही कब की बात है सर? ये 98, 99, 2000 की बात है। और वहाँ से फिर एनर्जी एफिशिएंसी की जर्नी बड़ी तेजी से शुरू हुई। और फिर तो उसके बाद डिमांड साइड मैनेजमेंट से रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम रहे। फिर मैंने इंडिया का स्टैंडर्ड लेवलिंग प्रोग्राम को लीड किया। मैं क्लास का कंट्री कोऑर्डिनेटर था, IIC का साथ में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर था। पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया। फिर इंडिया का बिल्डिंग कोड लिखने के लिए जो प्रोग्राम था उसका मैं डिप्टी चीफ ऑफ पार्टी था। इको टू प्रोग्राम इन ECBC हमने लिखा बैठ के जी। और फिर बहुत सारे काम होते गए। गॉड्स ग्रेस, मुझे कुछ अच्छे प्रोग्राम में काम करने की अपॉर्चुनिटियाँ मिलती गई। मे बी आई एम लकी, और सक्सेसफुल भी हुए, चलते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया, और पर्सनली भी बहुत एंजॉय किया। इस बीच में IIC के अलावा मैंने कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया। कुछ दिन PhD प्रोजेक्ट का चीफ ऑफ पार्टी भी रहा, और रिसर्च डेवलपमेंट से भी रिलेटेड एक्टिविटी थी, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ भी कुछ कुछ कोलैबोरेशन करता रहता था कुछ नए एरियाज में। और अब करीब 2013 में फिर वापस IIC में लौट के आया। तो साउथ एशिया देख रहा था, तो IIC में शायद बोर्ड को ये लगा कि I may be required to take some bigger role. तो initially I was made CEO, then later on I was given the position of president as well. तो थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, पर टीम भी बड़ी हो गई है। लेकिन मेनली काम अभी खुद भी करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मॉनिटरिंग में हूँ। अभी मैं भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करता हूँ, क्योंकि वो सीखने की एक हंगर है, वो मैं उसको मरने नहीं देना चाहता, वो उसको जगा के रखना चाहता हूँ, और वो चल रही है। वेरी नाइस, बहुत चलती रही। इंटरेस्टिंग जर्नी रही है सर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से लेकर के और फिर एनर्जी एफिशिएंसी में आपने इतना सारा काम किया है। एक पोस्ट मैं देख रहा था आपके लिस्ट ऑफ पोजीशंस पे, सीनियर रिसोर्स साइंटिस्ट। तो पहले तो क्वेश्चन यही स्वाभाविक सा निकलता है कि साइंटिस्ट और इंजीनियर में डिफरेंस क्या है? हाँ, इंजीनियर अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं ये, और साइंटिस्ट भी हो सकता है अच्छा इंजीनियर हो, लेकिन इंजीनियर अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं क्योंकि आप फिर वो साइंस को इंजीनियरिंग ब्रेन से भी देखेंगे। तो रिसर्च को जब वो एक वर्ड तुमने सुना होगा ना, लैब टू लैंड, रिसर्च को जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में लाना है तो वहाँ इंजीनियरिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो साइंटिस्ट को इंजीनियर से बड़ा सपोर्ट मिलता है, और आपके पास थोड़ी सी दोनों क्वालिफिकेशन हो तो चलता है। मैं डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव में था शुरू में, मेरा फर्स्ट कैरियर वही था 8 साल।
और ऑन ग्राउंड वहीं पे काम बहुत किया ज़मीन पे। तो उन्होंने मेरे को ये रिसोर्स साइंटिस्ट की पोजीशन दी हुई थी, उनकी वो पोजीशन थी, एंड दैट आई थॉरली एन्जॉयड। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी में एक चीज़ समझ में आई, जब मैं मेरा फर्स्ट जॉब था तब मैं समझता था कि जो ये लोग जो काम कर रहे हैं वो दुनिया में बेस्ट है और इससे अच्छा काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, हम ही सबसे बढ़िया हैं। फिर जब मैं सीख के छोड़ के दूसरी नौकरी में गया, देन आई रियलाइज कि नहीं, उसी काम करने को दूसरा तरीका भी है। और फिर जब थर्ड जॉब लिया तो पता लगा नहीं, एक और तरीका भी है इस काम करने का। तो ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ के साथ आपको मालूम पड़ता है कि ये एक नैरो जर्नी नहीं होती, ये बड़ी वाइड है। और जितने पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं, मार्केट में ला सकते हैं, उतने पर्सपेक्टिव से, उतने नज़रिए से देखना इंपॉर्टेंट होता है। और यही धीरे 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 आपका अनुभव होता है जो आपको सही डायरेक्शन में लाता है कि आइदर दिस और दैट, जो फिट होता है जिस प्रॉब्लम में, उस हिसाब से सोल्यूशन आप निकाल के लेके आते हैं, ना कि एक सोल्यूशन लेके घूमे और फिर प्रॉब्लम ढूंढे कहाँ है। वो थोड़ा सा वो तारतम्य ठीक नहीं होता है। तो दिस इज हाउ आई हैव बीन वर्किंग। थैंक यू सो मच सर। जयंत जी, आपने पहले एनटीपीसी में काम किया। जी हाँ जी। पावर सेक्टर प्राइमरली आपका फोकस रहा है अभी तक करियर में। इसकी वजह ये है कि मैं बिट्स पिलानी से मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। और इसके बाद जो इनके ईटी एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे, एनटीपीसी के, ओएनजीसी के, गेल के, ये तीनों मैंने जब अप्लाई किया था तो तीनों जगह सिलेक्शन हो गया था। उस समय प्लानिंग कमीशन में एक हमारे जानने वाले थे, हमारे दोस्त के पिताजी, तो उन्होंने मुझे एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत प्रेरित किया। और मेरे घर में भी ये था कि हाँ नहीं, एनर्जी सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि उनको उस समय ये विजन था कि हाँ इसमें काफ़ी कुछ मतलब चेंजेस वगैरह है, इसमें प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह है। तो इस वजह से मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया। और वो मेरा डिसीजन एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उसमें मुझे इतना सीखने के लिए मिला। कब की बात है ये? मैं 1986 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ उसमें इतना सीखने के लिए मिला, क्योंकि एनटीपीसी में उस समय जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, इंजीनियर ट्रेनिंग, वो हर प्रोजेक्ट्स में होता था। और वहाँ पे उनके एनटीपीसी के सिमुलेटर्स थे, उसमें कोरबा में थे और सिंगरौली में थे, दो जगह एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स थे। तो सिमुलेटर में इट इज़ लाइक अ डिजिटल कॉकपिट। तो उसमें आप जा करके आप अपना जैसे पावर प्लांट पूरा सिमुलेट करके आप उसको रन कर सकते हैं, पूरा उनका एनर्जी फ्लोज कैसे है, कैसे आप जनरेशन घटाते बढ़ाते हैं, और उसमें जो है फ्यूल कंबशन का किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं। तो वो सारा चीज़ जो है देखने के लिए मिला। ऐसा लग रहा था जैसे हम पावर प्लांट कंट्रोल रूम में हम ये कर रहे हैं। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा। इसके बाद जब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब पोस्टिंग का समय आया, तो उसमें क्या था कि जैसे चूँकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, तो मेरी पोस्टिंग तो कहीं भी हो सकती थी। तो उस समय मैंने चूज़ किया कि नहीं, मुझे प्रोजेक्ट में ही रहना है, क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट का मुझे ये आभास हो गया था कि ऑन द जॉब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था कि प्रोजेक्ट में सीखने के लिए काफ़ी मिलता है। तो एनटीपीसी रियाद में मैंने ज्वाइन किया था। उस समय वो NEI UK के कोलैबोरेशन में वो बन रहा था। और GM हमारे मिस्टर रामाकृष्णन थे, वो अभी इंटरेस्ट पावर के चीफ मेंटर भी हैं। और वो वहाँ पे जो हमने ट्रेनिंग ली, तो उसमें पावर जनरेशन की, तो वहाँ ऑटोमेशन वगैरह आ गया था। तो स्काडा में काम किया मैंने वहाँ। और जितने भी आपके पावर प्लांट कंट्रोल्स वगैरह हैं, बॉयलर कंट्रोल्स हैं, टर्बाइन कंट्रोल्स हैं, ऑफसाइट प्लांट्स कंट्रोल्स हैं, तो वो सीखने को काफ़ी अच्छा मिला। तो वो मुझे काफ़ी एक सेटिस्फैक्शन हुआ। काफ़ी साल वहाँ काम किया मैंने। इसके बाद मुझे 16 साल एनटीपीसी में मैंने काम किया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो है एक RAP-DRP स्कीम आया था, EPDRP, RAP-DRP, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म से रिलेटेड था। तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से कि, तो मुझे पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी आया। तब मुझे लगा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि इसको माना जाता है कि दिस इज द वीकेस्ट लिंक इन द पावर वैल्यू चेन, तो उसमें सीखने के लिए तो काफ़ी है। किसी भी जगह हम जाएंगे, चाहे आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में जाएंगे, पावर सबस्टेशन जाएंगे, हर जगह ऑटोमेशन होना है। उस समय क्या हुआ था कि मीटरिंग पे भी बहुत ज़्यादा जोर था, क्योंकि जब RAP-DRP का जब ये बना था, इनिशियली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने विद द हेल्प ऑफ CEA एंड ऑल्सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड पावर ग्रिड एंड NTPC सब मिलकर के ये लोगों ने जो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइन किए थे, उसमें ये काफ़ी फोकस था कि किस तरह से हम जो है इसको रिफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो उस समय सबसे बड़े चैलेंजेस होते थे ATC लॉस रिडक्शन, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस को हम कैसे कम कर सकें। दूसरा ये है कि जो एनर्जी गैप है,
जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, इन दोनों के गैप को हम कैसे कम कर सके ताकि ये हम वायबल हम बना सके। तो उसके लिए जो है, चूंकि मुझे डिप्यूट किया गया तो मैं जो है फिर वो उत्तराखंड में मैंने काम किया, तो वो मेरा पदार्पण हो गया फ्रॉम जनरेशन से आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों का एक्सपीरियंस हो गया। तो उसमें काफ़ी हम लोगों ने जो है मीटरिंग में काम किया। वहाँ पर अच्छी बात ये थी कि उस समय मुझे पता चला कि डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है। तो डेटा जो है वो सारा चीज़ तो डेटा पर ही है, लेकिन वो डेटा की एक्यूरेसी, कैसे आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, पहले तो वो प्रोसेस क्या है आपके, इसके बाद फिर डेटा को सैनिटाइज करना है, और डेटा को जो है वो फिर आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि आपको पता चले कि डेटा के पीछे की हकीकत क्या है। तब वहाँ पर जो है वो हमें जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वगैरह, बेंचमार्क पैरामीटर्स उसको कहते थे वहाँ पे, KPIs जैसे हाँ कि बेंचमार्क पैरामीटर्स कि आपके ATC लॉस रिडक्शन है, एवरीथिंग जो भी हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, अगर हम मेजर कर सकें तभी हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसको कहते हैं MBC, मीटरिंग, बिलिंग एंड कलेक्शन। मीटरिंग एफिशिएंसी, बिलिंग एफिशिएंसी एंड कलेक्शन एफिशिएंसी। थैंकफुली उस समय से लेकर अभी तक काफी हम लोग सफर तय कर चुके हैं। तो अभी ATC लॉसेस जो है अभी इंडिया में 15% से 18% तक आ गया है, और भी चल रही हैं। तो उसमें सारे टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट वगैरह ये सब सारे थे, स्मार्ट ग्रिड्स वगैरह भी आने लगा, फिर आपके पावर सेक्टर ऑटोमेशन आने लगा, ग्रिड स्टेबिलिटी, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बिग चैलेंजेस, क्योंकि उस समय फिर धीरे धीरे रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन भी होने लगे। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है अनसर्टेन भी है, डिपेंडेंट अपॉन वेदर एंड ऑल, तो हम किस तरह से जो है उसको इंश्योर कर सके कि हमारे पास अवेलेबिलिटी रहे। तो हमें थोड़ा हाइब्रिड मोड में भी जाना होगा। तो आपका जो है रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में, इसलिए हम सोलर पावर की बात करते हैं, विंड पावर की बात करते हैं, बायोगैस एनर्जी की बात करते हैं, और एनर्जी स्टोरेज वगैरह की बात करते हैं, सो दैट वी कैन इंश्योर दैट हमारा एनर्जी अवेलेबल रहे, अफोर्डेबल रहे और सिक्योर रहे। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद फिर फाइनली जब इतना एक्सपीरियंस पर हो गया तो मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी एनजेन ग्लोबल में मैं ज्वाइन किया, यूनाइटेड किंगडम में। तो मुझे पोस्ट किया गया वहाँ पर। मैंने 5 साल मैंने यूनाइटेड किंगडम में बिताए, जिसमें कि मुझे वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ तो एनजेन यहाँ बैंगलोर बेस्ड भी है। एनजेन बैंगलोर बेस्ड है, तो उनका एक यूके में ऑपरेशंस है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑपरेशंस वगैरह हैं। तो मैंने यूनाइटेड किंगडम में मैं गया वहाँ पे। तो वहाँ पर जो है हमें काम करने, जैसे यहाँ डिस्कॉम कहते हैं, वहाँ DNO कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑपरेटर्स। तो वहाँ जो डिस्कॉम्स वगैरह थे, तो वहाँ काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी तो काफ़ी एडवांस थी। और वहाँ पर जो है वो वहाँ ये सारे चीज़ जो है वो उनका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वगैरह सब सारे थे। और उनका सबसे बढ़िया चीज़ था कि उनके जो एनर्जी डैशबोर्ड्स वगैरह होते थे वो रियल टाइम होते थे, सारे डेटा उनके रियल टाइम आते थे। तो हम लोग भी तो एनर्जी ऑडिट करते थे, जैसे कि दुबे साहब ने भी बताया एनर्जी ऑडिट के बारे में। तो वहाँ पे जो है रियल टाइम सारे चीज़ डेटा आते थे वहाँ पे, जिससे कि आप जो है मतलब कि आप सबस्टेशन के फीडर के सारे पैरामीटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के सारे पैरामीटर्स हैं, इवन कंज्यूमर लेवल के सारे पैरामीटर्स हैं। तो उसके लिए आपको 100% मीटरिंग चाहिए, 100% मीटरिंग, DT मीटर। लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि आपके जो है ट्रांजिशन तो शुरू हो गया था, और मेरा थोड़ा सा एनर्जी ट्रांजिशन के प्रति मेरा झुकाव भी हो गया। कुछ मुझे हेल्प इसलिए भी मिल गया क्योंकि मैं ऑलरेडी, चूँकि मेरा स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का बैकग्राउंड था, तो स्काडा वगैरह में भी मैंने काम किया था। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट से और APDRP का एक्सपीरियंस जो इंडिया का जो है, वो भी मुझे बहुत हेल्प किया उसमें, क्योंकि इनका जो APDRP में जितने भी हमारे पैरामीटर्स वगैरह थे वो सभी वो लोग मॉनिटर करते थे, वो सारे फॉलो करते थे। तो वहाँ पर जैसे मीटरिंग एफिशिएंसी, बिलिंग एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी, ये सब बहुत ज़्यादा था। लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ ये लोग जो मॉनिटर करते थे, तो लोड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर मान लीजिए आपका ग्रिड है, अगर आपका लोड मैनेजमेंट अगर प्रॉपर होता है तो आपको ग्रिड जो है स्ट्रेस्ड कभी भी नहीं होगा। हाउ यू, क्योंकि आप ग्रिड बैलेंसिंग करते हैं तो आपका एनर्जी डिमांड सप्लाई बैलेंसिंग है, प्लस आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपका जो एनर्जी फ्लो है दैट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड, एंड इसके वजह से कोई भी ऐसा नहीं हो जिससे कि ग्रिड में प्रॉब्लम्स आए और उसकी वजह से जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द ग्रिड कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी
ज़्यादा एक एम्फेसिस था, फोकस है। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एल्गोरिथम्स मैंने काम किए, तो उस समय जो है AIML भी आ गया। AIML आ गया तो मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया स्पेन, वहाँ जा करके मैंने वहाँ AIML इन पावर सेक्टर। इसके बाद फिर वहाँ पर जब ये सब होने लगा 2015 में, जो पेरिस एग्रीमेंट, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो उसमें एनर्जी ट्रांजिशन पे फोकस अब सबका चेंज हो गया। अब तो सारे लोग बोल रहे थे कि भाई हमें नेट जीरो करना है, तो यूके का नेट जीरो है 2050। तो उसमें क्या मुझे लगा कि अब केवल इंजीनियरिंग कॉलेज एजुकेशन और मेरा प्रोफेशनल काम नहीं आएगा। अब तो जो है, तो कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया, तो मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में हमने एग्जीक्यूटिव लीडरशिप कोर्स इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में मैंने कोर्स किया वहाँ पे। अच्छा। और वो कोर्स जो है इट वाज अ रेवलेशन, बिकॉज वो सारा कोर्स में सबसे बढ़िया बात है कि उसमें कोई एग्जाम था नहीं। एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन योर केस स्टडीज एंड प्रेजेंटेशंस एंड योर असाइनमेंट्स। और वो सारे चीज असाइनमेंट्स हैं, तो फिर आप ओपन बुक कर सकते हैं। लेकिन उसमें मेन चीज ये था कि आपका एनालिटिकल थिंकिंग कैसे है, व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन टू ट्रांसफॉर्म द सेक्टर। तो इसमें सारी चीज हम लोग देखते थे, क्योंकि जितने भी एनर्जी ट्रांजिशन में उसमें देखते हैं हर जगह चैलेंजेस ही हैं। आपके जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, आपके जो है टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप अगर आपका टेक्नोलॉजी अगर मान लीजिए ऑब्सोलीट हो रहा है, आप उसको अगर चेंज अगर कर रहे हैं। इसके अलावा जो है फिर आपके सबसे बड़ा जो चैलेंज हम लोगों ने फेस किया वहां पे कि कंज्यूमर अवेयरनेस। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सपोज डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए तो कंज्यूमर को अवेयर होना पड़ेगा, कंज्यूमर को अवेयर पड़ना पड़ेगा, ताकि वो अपने घरों में जो है एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करे। अगर मान लीजिए कि उनका ऊर्जा अगर मान लीजिए कि अगर कहीं बच सकती है तो आप कैसे बचा सकते हैं। आप LED लाइटिंग के थ्रू कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी के थ्रू कर सकते हैं, प्लस डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो वहां पर वहां पर क्या होता था, जैसे जहां मैं रहता था वहां एक इन होम डिस्प्ले छोटा सा एक डिवाइस होता था। तो उसमें जो है जैसे ट्रैफिक लाइट डैशबोर्ड था, आपको जैसे पता ही है। तो उसमें जो है ग्रीन, एम्बर और रेड, तो हमें पता चल जाता था कि हम बजट हम अपना सेट कर सकते थे कि मुझे इतना यूनिट इस रेट पे यूनिट कंज्यूम करना है। प्लस मुझे इकोनॉमिक टर्म्स में भी हमें पता चल जाता था किस रेट पर हम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमने अपना बजटिंग वहाँ कर दिया। तो उसी हिसाब से अगर मान लीजिए कि हम अपने बजट से कम में अगर हम कर रहे हैं, ऊर्जा कम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसमें ग्रीन रहेगा। और अगर मान लीजिए धीरे धीरे थ्रेशोल्ड पर पहुंच रहे हैं तो एम्बर हो जाएगा। अच्छा। और अगर मान लीजिए कि हम एक्सीड कर गए तो रेड हो जाएगा। तो इमीडिएटली क्या है कि आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए वहां पे टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम स्मार्ट ग्रिड्स पे काम कर रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड्स भी एक एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ही एक टेक्नोलॉजी है, राइट। और जिसका कि 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। मतलब अगर क्योंकि नए भी लड़के आते हैं जिनको मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, हमारे अपने जो तो उनको भी मैं बताता हूँ कि देखिए 3 चीज़ आपको याद रखिए। एक तो है कि आपका डेटा कलेक्शन, एक है। अच्छा, दूसरा ये है डेटा कम्युनिकेशन, और तीसरा डेफिनेटली मतलब इट इज ऑल अबाउट हाउ यू कोलैबोरेट विद अदर सिस्टम्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसमें डेटा कहाँ से आएगा, तो स्मार्ट मीटर से भी आएगा। आपके आजकल जो है IoT डिवाइसेस वगैरह भी हैं, क्योंकि जहाँ भी हैं आपके रियल टाइम में आपको डेटा चाहिए, आपको स्मार्ट मीटर से जैसे मिलते हैं, आपको वोल्टेज भी है, करंट भी है, पावर भी है, इसके बाद आपका पावर फैक्टर वगैरह भी है। तो जितने भी ये सब सारे चीजें हैं, ये बेसिकली मशीन्स आर कम्युनिकेटिंग देयर स्टेटस, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। प्लस हमें ये सारा चीज जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि हम जो है वो कंज्यूमर्स को जो है मतलब कि वी इंश्योर दैट दे आर अ पार्टी टू दैट रिफॉर्म्स। अगर कंज्यूमर्स को हम अगर अपील कर सकते हैं तो वो लोग सारा जो है अपना वो भी ये करेंगे। तो ये सारे हैं वो। अब इसका फिर इसका जब मैं इंडिया में आया कैपजेमिनी में मेरा सेम ही था, एनर्जी ट्रांजिशन ही फोकस था। कैपजेमिनी में मैंने 4 साल काम किया मैंने। इसका फिर एनर्जी अभी मैं इंटरेस्ट पावर में हूँ, जहाँ पर हमारा यही रोल है। तो अभी हम लोग जो है काफ़ी इंडस्ट्रीज में हम लोग ट्रेनिंग सोल्यूशंस भी दे रहे हैं। और क्योंकि आजकल के जो नई पीढ़ी आ रही है ना, दे आर ऑल वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो क्या है कि हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि जो इंजीनियरिंग पढ़ करके आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड इन डूइंग ऑल द डेटा एनालिटिक्स कैलकुलेशन। उनको AIML के बारे में पता है, उनको डिजिटल ट्विंस के बारे में पता है, लेकिन उनको संदर्भ भी पता होना चाहिए, कंटेक्स्ट हमारा क्या है, और तभी वो डेवलप करेंगे।
तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं कि हमारा एडवाइजरी टेक्निकल सर्विसेज है और ट्रेनिंग सॉल्यूशंस है, कंप्लीटली फोकस्ड ऑन in helping the industry transform, decarbonization of electricity and achieving net zero by 2070, जिसके लिए मैं CBIP के साथ भी काम कर रहा हूँ, CA के साथ भी मिलके काम कर रहे हैं और जितने भी मेन स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं सबके साथ हम लोग मिल करके इस तरह से किस तरह से हम एक पॉलिसी डायरेक्शन को ड्राइव कर सके so that we can achieve the goals, energy transition. Very interesting, very vast experience you have from the maybe पावर सेक्टर पर्सपेक्टिव. आपने APDRP पे पहले काम किया, सर्टेनली जनरेशन साइड पे काम किया, फिर APDRP पे मूव किया फ्रॉम द ERC साइड, और फिर आप UK में देखा DSM इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है. अब इंडिया में वो DSM पर्सपेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है अब धीरे धीरे करके शुरू हो रहे हैं. तो वहाँ की जो नॉलेज है, नो हाउ है, यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सके, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए हम लोग अपना जो पर्सपेक्टिव है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं. तो जैसे आज के 3 पर्सपेक्टिव्स हैं. पहला पर्सपेक्टिव है कि जो हमारा फ्यूचर रेडीनेस है या जो सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव में फ्यूचर रेडीनेस है, वो हम कितने रेडी हैं फॉर द 2070 कार्बन न्यूट्रल गोल्स, है ना. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक डिक्लेरेशन की कि 2070 तक भारत जो है वो दो कार्बन न्यूट्रल कंट्री या नेशन बन जाएगा, नेट जीरो. उसके लिए देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. कुछ चीज़ें जैसे क्या है, अगर फाइनेंस की ज़रूरत की बात की जाए तो हमारे मे बी $10 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट है. और रिक्वायरमेंट क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रिफिकेशन, जितनी भी एनर्जी डिमांड है उसको हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना है. जितनी भी इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको हमें इलेक्ट्रिफिकेशन में स्विच करना है. जितना भी RE है वो RE हमें 100% वो रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए. जो डिमांड है वो तभी हम नेट ज़ीरो की तरफ जा पाएंगे क्योंकि हमारी जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसका एटलीस्ट उतना परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रही हो. उसके अलावा बिल्डिंग्स में जितनी भी बिल्डिंग्स उस समय बनी या बन रही होंगी उसको हम नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग्स के पर्सपेक्टिव से देखें. इस तरह के बहुत सारे, एक कह लीजिए कि एक तरीके का एम डिफाइन हो गए हैं. क्योंकि अगर हमें 70 में ये चीज़ें अचीव करनी है तो हमें अलग अलग सेक्टोरियल बेंचमार्क्स डिफाइन करने होंगे. और वो बेंचमार्क ट्रांसपोर्ट में भी होंगे कि EV जो है वो 100% EV हो जाए 2030 में 30% है ना. इस तरह से RE का हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, बिल्डिंग्स का हो गया, इंडस्ट्रीज का हो गया, सबके अपने अपने रिमार्क्स हैं या बेंचमार्क हो गए. तो पहला पर्सपेक्टिव इस पे डिस्कशन करेंगे. दूसरा पर्सपेक्टिव है कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं या एनर्जी ट्रांजिशन की जो बात कर रहे हैं उसको हम स्केल कैसे करें. हम लोग बहुत सारे इस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन भी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन भी देख रहे हैं. स्केलिंग अप कैसे होगा, और स्केलिंग अप होगा तो साथ में जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसको हम कितना हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं साथ में, क्योंकि वो पैरेलली हैंड इन हैंड नहीं जाएंगे. थर्ड पर्सपेक्टिव है कि जो हमारे इनोवेशन पर्सपेक्टिव है, चाहे वो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स बेस्ड इनोवेशंस हो, वो हम लोग कितना लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंगली जो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस है वो कितना हम लोग उसको मे बी ओवरऑल इकोसिस्टम कैसे बिल्ड कर रहे हैं. तो वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर और इस सब चीज़ों की बात आएगी. तो पहले पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर रेडीनेस है वो हम लोग कितना रेडी हो रहे हैं. तो पहला सर क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी लेट्स से इनोवेशन देख लें या एडॉप्शन देख लें, बाहर बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं. आपने भी बताया कि UK में इस तरह के हैं, IIC US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है US, यूरोप या जापान इस तरह के कंट्रीज में. एंड देन वी आर नॉट सपोज टू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, वी आर सपोज टू लर्न फास्ट. यही हम लोग एज ए जो भी डेवलपिंग नेशन है ये सही तरीके से करना चाहिए हमें. जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कंपोनेंट है उसको हमें, उसका फ्रेमवर्क क्या सही तरीके से बनाएं. फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन से हमें सीखना है पॉलिसी पर्सपेक्टिव में, तो क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं. मे बी पॉलिसी पर्सपेक्टिव से आप बताएं सर, मे बी फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से आप बता दें. ओके. जीरो तो हम लोग इन्वेंटर हैं एज ए भारत, एज ए देश. तो जीरो से तो हमारा बहुत पुराना नाता है. हमने जीरो नहीं दिया होता तो आज शायद दुनिया जीरो की बात कर नहीं रही होती. और
फिर एनर्जी, उस पे भी बहुत सनातन बहुत काम किया है। लोग को मालूम है कि जो एनर्जी के फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म दुनिया में अवेलेबल हैं जिससे सारे संसार चलता है, वही एनर्जी आपके शरीर में भी है, उसको भी एनालाइज करना पड़ता है। तो और ये भी हमने सबने पढ़ा होगा कि एनर्जी की जो डेफिनेशन है, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, फॉर्म्स कैन बी चेंज। तो जो वो पूरा फ्यूचर है वो इसी पे है कि वी हैव टू प्ले अराउंड विद द चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो फॉर्म एनर्जी का। रिन्यूएबल की बात करें तो दूसरे सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करना और उसको यूटिलाइज करना है ताकि नेट जीरो अचीव करें। लेकिन मेन पर्सपेक्टिव जो भारत या इंडिया के हिसाब से हम देखें ना, तो हम पिछले कई सालों में जो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस निकल के आई, वो हम डेटा के मामले में बहुत वीक हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारी मेन स्ट्रेंथ क्या है और हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, किस तरह की चीज़ें हैं और उनके इम्पैक्ट और असेसमेंट्स क्या हैं और हम उससे अभी तक कहाँ पहुँचे हैं। और बहुत आसानी से हमने बाहर देखना शुरू कर दिया है कि हम इंटरनेशनल कॉपरेशन से आगे बढ़ें, यूरोप में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन शायद वो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कस्टमाइज ना हो पाती। सही बात। हमें हमारी जो स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो टेक्नोलॉजीज और स्टार्टअप्स का जो प्रमोशन करना है, वो अपने स्ट्रेंथ पे करना है। बहुत बार मेरे तो पूरे 35-37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, पिछले 30 साल से यूरोप और अमेरिका स्ट्रगल कर रहा है इंडिया मार्केट में एंट्री करने का, कि बिल्डिंग सेक्टर में हम हमारी एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी कैसे लाएं। और उनका मेन स्ट्रगल क्या है कि उनके देश में तो जो सारी टेक्नोलॉजी है वो हीटिंग पे काम आती है, और अनफॉर्चुनेटली हम ठहरे गर्म देश, हमारे यहाँ चाहिए होती कूलिंग। तो वो आज तक वो तारतम्य ठीक से नहीं बैठा है। और अब तो फिर वो एक बजवर्ड चेंज हो गया कि लेट अस वर्क ऑन कूलिंग प्लान और कूलिंग टेक्नोलॉजी और कूलिंग एक्शन प्लान, कूलिंग, पर वो कूलिंग भी आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो मेन बात है कि हमें हमारा ही समझना होगा कि हमारी कूलिंग कैसे, हमारी बिल्डिंग्स की नीड डिफरेंट है, हमारी इंडस्ट्रीज़ की नीड डिफरेंस है, और हमारे पास एक जो सबसे बड़ा रिसोर्स है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं, वो है ह्यूमन रिसोर्स। जिस देश की जो पॉपुलेशन है, जितने लोग अवेलेबल हैं, उनकी वो काबिलियत है, वो सारे को कभी हम देखते नहीं। हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तरफ देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से भी तो फाइनेंशियल रिसोर्स जनरेट होगा। तो क्या हम अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग्स और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इस लेवल पे करें तो शायद हमें इन हाउस ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और 2070 का नेट जीरो है, वो कोई बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है भाई। हम शुरू से हमारी जो सनातन की परंपरा रही है, हम तो कभी वेस्ट जनरेट करने वाली सोसाइटी ही नहीं थे। हम तो शायद वेस्ट को देख के वेस्ट जनरेट करना सीख गए। तो शायद हम फिर इनर्ट वापस उसी रास्ते पे जाएंगे, तो हमारा तो आधा रास्ता वैसे ही तय हो रहा है। और फिर उसी ढंग से थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा ट्विस्ट करना, थोड़ा अपने टेक्नोलॉजीज को ट्विस्ट करना, और यस, जहाँ गैप्स हैं समझ के फिर वो बाहर से देखा कि उन्होंने क्या अच्छा किया है और उसको अडॉप्ट किया और उसको उसके साथ इंटीग्रेट किया, तो शायद ये रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन यदि हम यही बहुत सारी चीज़ें बाहर ही देखते हैं, क्योंकि मैं इसलिए इस कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं करीब 26-27 देश घूम चुका हूँ, काफ़ी दुनिया देखी हुई है। तो मुझे बाहर दुनिया घूम के और अपने देश में घूम के कोई ऐसा वो बात समझ नहीं आई कि जहाँ हम हमारे देश में कोई नाकाबिलियत हो, कि हम वो ना कर सकते हो। मुझे तो लगता है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स सारी दुनिया में जाके दुनिया चला रहा है, हमारा आईटी तो तुझे सारे दुनिया के टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को रन कर रहा है, तो हम खुद क्यों नहीं कर सकते? तो थोड़ा सा फोकस वहाँ, और फिर वही ऑफ कोर्स वेस्टेज बचाना है तो एनर्जी एफिशिएंसी और लेस वेस्ट रिडक्शन, वाटर कंजर्वेशन, ये सब उसमें सारा, और जितना बचेगा सब जगह से एनर्जी बचने वाली है, तो नेट जीरो तो हम पहुंच रहे हैं ना। रही बात रिन्यूएबल के जो इम्पैक्ट्स की है, उसे अभी भी थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है कि भाई वो क्या जीरो वेस्ट हैं या वो नेट जीरो हैं, उससे वो टारगेट अचीव हो जाएगा। तो वो खरामा बढ़ते बढ़ते आई थिंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों साथ लेके वी कैन अचीव दैट। दैट इज व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव। वेरी नाइस। तो फर्स्ट आपने बताया डेटा कलेक्शन, दूसरा बताया कि डेटा कलेक्शन लोकल इन बेसिकली उसको यूज करना और मेकिंग अवेलेबल फॉर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज को, स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, स्टार्टअप्स को, लोगों को, बिकॉज आपको पता ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि मैं एक बिल्डिंग हूँ और मैं बोलता हूँ मैं मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया हूँ, तो दूसरा बोलता है नहीं मैं मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट हूँ। अब मेरा कोई बेंचमार्क ही नहीं है, क्योंकि मेरा कोई डेटा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या कि कोई ऐसा डेटा मार्केट में नहीं अवेलेबल जिसको मैं बोलूँ कि मैं उससे ऊपर चला गया हूँ तो मैं बेटर हो गया हूँ। तो सही बात यह है कि वो सारे स्टैंडर्ड सेट करना है, तो हमको हमारे डेटा ओरिएंटेड सोसाइटी और डेटा ओरिएंटेड
प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम को लाना बहुत ज़रूरी है, और जो जनरेट हो रहा है उसके इम्पैक्ट को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम एक कोई टारगेट अचीव करेंगे। जब टारगेट ही नहीं है तो आगे कहाँ से जाएंगे? परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो सर का ये कहना है कि हमारे पास में इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जी हाँ, इंटरनली इन डोमेस्टिक सेक्टर में, चाहे वो लोग हों चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम उसको एक बार विजुलाइज करना जी हाँ, शुरू जी करें, हाँ। देखें, मे बी इंटरनल एनालिसिस करना शुरू करें, एंड देन देयर आर ऑलवेज अ वे आउट। बाहर सर्टनली जैसे सर ने बताया कि जो हीटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो प्रिवेलेंट रही है, जी बिकॉज हाँ। वो ठंडे देश रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग रही हैं। सर्टनली यहाँ के जो इवन जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जी है या जो वेरिएशन है वो भी बहुत ही वेरीड रहा है। यहाँ पे आपको लेह लद्दाख में भी आपको देखें तो -25 डिग्री सेल्सियस जी हाँ। से 35 डिग्री सेल्सियस पीक समर पहुंच जाता है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये कंपोजिट क्लाइमेट जैसे दिल्ली में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो देखा है तो वेरिएशन इतनी ज़्यादा है जो कि शायद उन्होंने कभी अपने यहाँ पे महसूस नहीं की, विजुलाइज नहीं की। तो टेक्नोलॉजी यहाँ के हिसाब से कस्टमाइज हो जाए तो बहुत बेहतर है। सर फ्रॉम योर पावर सेक्टर पर्सपेक्टिव आप बताइए कि मतलब इस तरीके की ट्रांजिशंस को अचीव करने के लिए, जैसे पता नहीं कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, इंडस्ट्रीज का इलेक्ट्रिफिकेशन ही अपने आप में चैलेंजेस हैं। आज के टाइम में भी हम लोग कोल 51% की बात कर रहे हैं, फिर हम RE 28% की बात कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के बाद आता है नंबर में भी गैसेस का, है ना। गैस पे हम लोग शायद 6-7% हैं, फिर इस तरह न्यूक्लियर एनर्जी पे 1-2% हैं। तो इतने डाइवर्सिटी को हमें ऑप्टिमाइज करके और फिर पूरा उस लेवल पे लाना ताकि सब रिन्यूएबल एनर्जी पे चला जाए, आसान नहीं है उस पर्सपेक्टिव से। या जितने भी आप APDRP में जैसे आपने बताया कि हम अभी भी ATC जो लॉसेस हैं, टेक्निकल लॉसेस की बात करते हैं, कमर्शियल की नहीं, जो टेक्निकल लॉसेस हैं वो भी हमारे में भी 15 to 70% है, 17 to 20% के आसपास में उससे है। कम है। हाँ, हाँ, 15 to मतलब अब ये 17%, हाँ। जैसे अब टाटा पावर या इस जी तरह हाँ, के जी हाँ। जो अर्बन लोकेशन है वहाँ हो सकता है कम हो, बट बाय एंड लार्ज अगर जी हाँ। एवरेज स्टेट के हिसाब से देखें तो इतना ही परसेंटेज हाँ। होगा। उस तरीके के नंबर को टू दैट नंबर लाना बहुत मतलब एक बड़ा काम है। आपको एक और नंबर बता देता हूँ, जैसे आपने कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में बताई, तो जैसे टाटा पावर का कलेक्शन एफिशिएंसी 99+ है, और हमारे जो जैसे यूपी में जो पश्चिमांचल या उत्तरांचल हाँ, जी हाँ। जो ये मध्यांचल जो डिस्कॉम है उनमें जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 85% के आसपास है। इसका मतलब कि 15% तो उनको मिल ही नहीं रहा पैसा वापस। तो बिजनेस सेंस कैसे बनेगा, मॉडल कैसे बनेगा, हाउ विल दे सर्वाइव? मोस्ट ऑफ द डिस्कॉम्स अभी भी जो है वो डेट पे ही चल रही हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से क्या ऐसा ट्रांजिशन लाना आसान होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, आपको एनर्जी ट्रांजिशन के लिए पहली बात है कि मीटरिंग तो हम लोग सब जानते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और आपने एक डिस्कॉम का नाम भी लिया जिसका कि कलेक्शन एफिशिएंसी इतना ज़्यादा है। तो ये सारा चीज़ जो है डेटा पर आधारित है कि आप कितना जो है डेटा आपका सही मिल रहा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा कलेक्शन, डेटा सैनिटाइजेशन एंड ऑल्सो द एफिशिएंसी ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, एंड उसका आप इंटरप्रिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं। अगर डेटा अगर मिलेगा तो आप ये कर सकते हैं। तो क्या है इसमें कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारे हैं, ह्यूमन एफर्ट्स भी है काफ़ी। डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा ही डेटा बढ़ रहा है क्योंकि हमारे हर जगह जो है मीटरिंग भी लग रहा है और आपके ग्रिड भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं। इसके अलावा जो है आपके डेटा एनालिटिक्स है वो, ये तो पहले भी होता था पहले, लेकिन हम लोग एक्सेल में करते थे। अब हमारे पास जो है नए नए टूल्स आ गए हैं। अब AI/ML भी यूज़ होते हैं थेफ्ट डिटेक्शन के लिए, कोई भी टैंपर वगैरह होता है उसको डिटेक्शन करने के लिए। एक और भी बहुत बड़ी बात है कि जो ट्रेनिंग है, स्टाफ ट्रेनिंग, क्योंकि जैसे कभी भी अगर एनर्जी ट्रांजिशन होगा तो कोई भी एनर्जी ट्रांजिशन जो होगा तो टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन के बिना नहीं होगा। आपके जो पुराने पहले मीटर्स थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स थे, वो चेंज होकर के फिर AMR मीटर आए, फिर अब जा करके स्मार्ट मीटर आए। तो टेक्नोलॉजी भी तो ट्रांजिशन हुआ। तो आपको कॉन्स्टेंटली जो है ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। ये चीज़ मैंने सीखा, ये चीज़ मैंने सीखा अपने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं बहुत अभी भी उसका बेनिफिट्स है, वो NTPC का, क्योंकि NTPC में ट्रेनिंग पे बहुत एम्फेसिस था। तो अब ये देख, तो उससे क्या होता था कि एक्चुअली क्या है कि जितने लोग अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जिस तरह से आपका टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं ऑब्सोलेसेंस, अगर टेक्नोलॉजी और ऑब्सोलीट हो गया तो नए टेक्नोलॉजी आएंगे। लेकिन हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी धीरे धीरे जो है एजिंग हो रहा है उनका।
तो और फिर नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो जो हमारे नए लड़के जो आ रहे हैं ना, वो हमारे मतलब दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट, लेकिन उनको इनमें हम लोग की थिंकिंग ये थी कि वी हैड टू क्रिएट लड़के लड़कियां दोनों, हाँ दोनों, लड़के लड़कियां दोनों दोनों, मतलब ये तो जेंडर न्यूट्रल हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है वो जो ट्रेनिंग की जो एम्फेसिस इस तरह से होती थी कि इन लोगों को दे आर वेरी इम्प्रेशनेबल, इनको करने की चाहत भी होती थी। जो हमारे ट्रेनिंग्स आते तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते थे। और ट्रेनिंग कौन देते थे? जो हमारे बहुत सीनियर लोग होते थे, क्योंकि डोमेन के बारे में तो उनको अच्छा पता है और इनको टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा पता है, तो दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। और ये ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि सपोज हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इज टेकन एज एन इनेबलर। सबसे पहले बात है कि आपको कौन सा टेक्नोलॉजी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी आप कहीं यूएस में यूज हो रहा है या यूरोप में यूज हो रहा है, कोई जरूरी नहीं कि वो यहाँ पर भी सक्सेसफुल होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किस इंटेंसिटी से हमारा टेक्नोलॉजी का फोकस होगा, क्या इसमें चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि हमें तो डेटा चाहिए, हमें तो मीटरिंग वगैरह 100% होना चाहिए। और मीटरिंग जब हम करेंगे तो 100% कंज्यूमर मीटर्स भी होगा, 100% जो है डीटी मीटर्स भी होगा, फीडर मीटरिंग भी होगा, सारे मीटरिंग होगा, तभी हम पूरा प्रॉपर एनर्जी ऑडिट वगैरह कर सकते हैं। और दूसरा ये है, इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ डेटा एनालिटिक्स के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी चूंकि समय इस तरह से आ गया है, क्योंकि हम अगर एनर्जी ट्रांजिशन में अगर हमारे रिन्यूएबल्स आ रहे हैं, सो रिन्यूएबल एनर्जी सिंस दे आर वेरी वोलेटाइल इन नेचर, सो दे रिक्वायर मोर ग्रैनुलर डेटा, जिसको कहते हैं कि हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे डेटा चाहिए। तो अभी हमारा डेटा का डिल्यूज हो गया है। अब उस डिल्यूज को करने के लिए अगर आप एक्सेल में बैठ करके करेंगे तो वो तो बहुत टाइम लगेगा। एक्चुअली अल्टीमेटली तो ह्यूमन डिसीजन है, बट अगर मान लीजिए कि सपोज अगर आप कोई भी डिसीजन अगर राइट डिसीजन लेते हैं, अगर बाद में लेते हैं, बट यू कैन नॉट कंपनसेट फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट इज लॉस्ट। तो इसी वजह से क्या है कि दैट इज द ओनली रीजन वाई AIML से हम लोग जो है वी ट्राई टू क्रिएट अ मॉडल थ्रू AIML। और उसमें हमारे जो नए लड़के आ रहे हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं। तो वो आपके उनसे हम लोग डोमेन वाले लोग उनको बता देते हैं कि हाँ भाई ये एल्गोरिथम है, तो उसके पीछे क्या हमारा इनपुट्स होगा, क्या आउटपुट्स होगा, क्या बाउंड्री कंडीशंस होंगे, वो लोग तुरंत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। लेकिन साथ में हम लोग उनको डोमेन के बारे में बताते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी आते हैं आज के डेट में भी जो नए लड़के आ रहे हैं, तो उनका हमारा फोकस ये रहता है किसी यू आर नॉट मेयरली अ मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, यू आर अ पावर इंजीनियर। तो हम उसी हिसाब से उनको डोमेन का भी हमें देते हैं, ताकि इनको ये भी पता लगे। और एक बहुत बड़ी चीज ये है टेक्नोलॉजी में, विच इज हाउ टू एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर। सो पावर सेक्टर के पार्लेंस में हम लोग कहते हैं हाइपर पर्सनलाइजेशन, जिसमें कि वी आर ट्राइंग टू मॉनिटर द कंज्यूमर बिहेवियर। किस समय हमारा लोड इंक्रीज होता है, किस समय कम होता है, ताकि हम उसको एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सके। डेफिनेटली इट विल ऑल बी विद द कंसेंट ऑफ द कंज्यूमर्स, बिकॉज इसमें कुछ डेटा प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी होते हैं, सो दैट यू नो वी कैन, क्योंकि जब स्मार्ट मीटर लग गया, सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, यू नो, द कंज्यूमर शुड ऑल्सो इंटरैक्ट, दे शुड ऑल्सो नो दैट हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, सो दैट ही कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो अभी क्या है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सप्लाई साइड टेक्नोलॉजीज और डिमांड साइड टेक्नोलॉजीज दोनों अब धीरे धीरे करके मर्ज हो रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। दूसरी ऐसी बात है कि हमारा जो है वो पावर सेक्टर स्किल काउंसिल है, वो भी काफी फोकस कर रहा है। जैसे मैं भी इन्वॉल्व हूँ नए नए कोर्स मॉड्यूल्स तैयार करने में, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए CBIP काम कर रही है। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, तो ये सारे जो है मतलब कि फोकस ये है कि हम जो है अपने नए जनरेशन को, यूथ को, वी शुड टेल देम दैट लुक, इट्स लाइक थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, जिसको ग्लोकल कहते हैं। थिंक ग्लोबल, सारे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस आप देखिए, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है, इंडियन कंडीशंस में इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ के लिए क्या जरूरी है, आप उसी हिसाब से आप अपना कीजिए, सो दैट हमारा जो है एक ऑल राउंड हमारा डेवलपमेंट हो सके। आप किसी भी चीज़ में कीजिए, और इसमें जो है मतलब कि काफ़ी हद तक जो है कुछ सक्सेस वगैरह भी मिल रही है धीरे धीरे अपना। इसमें सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे आपने मीटरिंग की बात की, बिल्कुल इट इज़ वेरी मच लाइक एविडेंट कि अगर मीटरिंग नहीं होगी तो शायद DSM प्रोग्राम को रन करना बहुत मुश्किल काम होगा। तो
अब क्या ये भी एक चैलेंज है? चैलेंज इसलिए है क्योंकि मुझे याद है कि हम लोगों ने भी एक मीटरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट की है, सब्सिडरी फर्म 2013 में, नोइंग द फैक्ट कि मीटरिंग में बहुत ज़्यादा बिजनेस आएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। बट आज तक की डेट में, आफ्टर मे बी आई थिंक 10 ईयर्स, उस टाइम से लेकर के अब तक 250 मिलियन मीटर्स जो इंस्टॉलेशन की जो बात कह रहे हैं, उसमें सिर्फ 10 मिलियन मीटर लगे हुए हैं। तो अगर वो टारगेट इतनी स्लो होगा तो फिर हम जो 2070 की बात कर रहे हैं वो तो मतलब पता नहीं कब होगा, 2000 में होगा या 3000 में होगा जाकर के। तो जो वो स्लो पेस है ना, वो वही चैलेंज है और वही एक क्रिटिकल इशू भी है। तो दैट इज़ वन थिंग। और फिर दूसरा, जैसे आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, स्किल डेवलपमेंट बहुत सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट से लेकर के फिलैंथ्रोपी फंड, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस जितने भी हैं, मैं देखता हूँ कि शायद जितना पार्ट एनर्जी एफिशिएंसी में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में पैसा नहीं खर्च हुआ होगा, उससे ज़्यादा मे बी स्किल डेवलपमेंट में खर्च हुआ होगा। फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी हम लोग हर बार हर जगह ही बोलते हैं कि स्किल डेवलपमेंट और चाहिए। इसका मतलब लोग सीखना नहीं चाहते हैं या कम सीखना चाहते हैं, सिखाना ज़्यादा चाहते हैं लोग। ऐसा आपको भी लगता है या मेरा ही पर्सपेक्टिव है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले कि जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं हमारे पास या जिनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं, तो मैं अपना इंडिया का एक्सपीरियंस बताता हूँ एनटीपीसी का। प्लीज। तो वहाँ पर जो है ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट होता था कि आपके यहाँ ट्रेनिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि सबको सब ट्रेनिंग तो नहीं दी जा सकती, हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है बाकायदा इंटरव्यूज लेते थे कि हाँ किसको क्या ट्रेनिंग देना है, किसका क्या एप्टीट्यूड है, किसका रियल इंटरेस्ट। बेस्ट तरीका यही है, मानता हूँ कि जिसको ट्रेनिंग लेनी है दे शुड शेयर द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। वो खुद ही आगे बढ़कर के आए कि मुझे सीखना है। आप देखिए, वैसे भी जब लोग पैसा देते हैं कॉलेज में तब वो पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन अगर किसी को बुलाया जाए कि फ्री की ट्रेनिंग है तो लोग नहीं आते हैं, या आते भी हैं तो शायद वो फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते हैं। ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लेकिन क्या है कि इसके लिए बहुत अच्छा एक चेक लगा हुआ था, एंड वो ये क्या था कि जो ट्रेनिंग है ना, हमारा जो एनटीपीसी में जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता था, जो अप्रेजल होते थे ना, तो उसमें एक ट्रेनिंग कंपोनेंट का बहुत बड़ा योगदान होता था। उसमें ये देखा जाता था कि उसने ट्रेनिंग में कितना लिया है, उसने कितना परफॉर्म किया है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वो इट इज समथिंग लाइक हम लोग तो पूरा जनरेशन हम क्रिएट कर रहे हैं ना। बाद में ट्रेनिंग लेकर के कई लोग एनटीपीसी छोड़ के दूसरे जगह भी चले जाते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी हमें मंजूर है कि भाई अगर मान लीजिए ट्रेनिंग लेके कहीं भी चलेगा तो अल्टीमेटली he is serving the energy sector। ठीक है, skilled people have more options, which is fine। जी हाँ, बिल्कुल। और जहाँ तक मीटरिंग की बात कर रहे हैं, वो आप सही है। देखिए, मीटरिंग जो है बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन उसका क्या हर जगह स्मार्ट मीटर लगना ओवरनाइट नहीं हो सकता। इट इज अ विजुअल थिंकिंग। लेकिन क्या है कि अभी क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ रेट्रोफिट मैकेनिज्म्स भी हैं, जिसमें कि स्टैटिक मीटर्स में हम कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स लगा करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो और आप बैक एंड में आप मीटर डेटा मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, आप उसमें कितना इंटेलिजेंस लगा दें। हो सकता है कि आपका मीटर स्मार्ट नहीं हो, बट आपका जो मीटर डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है वो आपका इंटेलिजेंट है, और वो जिससे कि आप उसको जो है वो कमी को पूरा कर सके बैक एंड में, अगर ठीक है, अगर आप, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव तो है ही। बट हाँ, डेफिनेटली मतलब स्मार्ट मीटरिंग का जो है प्रोग्रेस, जो उसका ग्रोथ हुआ है, वो इतना फास्ट नहीं है जितना हम सोच रहे थे। लेकिन हमारे पास दूसरे और भी तरीके हैं जिससे कि हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा है कि कंज्यूमर अवेयरनेस भी है। अगर मान लीजिए ठीक है, उसके पास कोई भी मीटर हो, इवन स्टैटिक मीटर भी हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो ही इज अडॉप्टिंग दोज प्रैक्टिसेस, करेक्ट प्रैक्टिसेस थ्रू अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। एनटीपीसी में हम लोग जब आरएपीडीआरपी शुरू हुआ था, तो मैं तो रोड शो में गया था, यूपी पीसीएल में, हर जगह जो है जाकर के, हमारे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन में हम लोग जो है रोड शो करते थे। वहाँ लोगों को वहाँ हम लोग बताते थे, वहाँ सारे वो ऑर्गेनाइज करते थे वहाँ के डिस्कॉम्स, और हम लोग जितने भी कंज्यूमर्स वगैरह, इंक्लूडिंग इंडस्ट्री कंज्यूमर्स, तो हम लोग बताते थे कि आप कैसे पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से जो है आप अपना कॉस्ट सेविंग्स कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम उसको ये इस तरह से बताएं कि हम इससे आपका एनर्जी सेविंग्स होगा, सिंप्लीफाइड तरीके से, तो वो सारे चीज़ तो तरीके से हो सकता है। तो मतलब सर, इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे अभी हमने 2070 की बात की, अब मैं बोलता हूँ कि 2030 पे बात करते हैं, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा रियलिस्टिक है। 6-7 साल के बाद ही है, 6 साल रेदर नहीं, अब तो 5 साल के बाद है रेदर। तो
इसमें क्या है, इसमें हमारे टारगेट्स देखिए कम हो गए हैं। जैसे ईवी एडॉप्शन 30% हो गया है, 70 में 100% है। हमारा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 500 गीगावाट का है, अभी हम 285 गीगावाट के आसपास इंस्टॉल कर चुके हैं लगभग। और इसी तरीके से जो मे बी अदर सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन में मे बी 35% की रिक्वायरमेंट होगी कि आज के टारगेट से लगभग इतना कम चले जाएं। दैट इज व्हाट इट इज टारगेटेड। ऑल्दो 45% की रिक्वायरमेंट 2005 के पर्सपेक्टिव से थी, जो वो डिक्लेरेशन पहले हुआ था 2030 में। और इस तरह से और भी मतलब टारगेट्स हैं जो कि सिंप्लीफाइड तरीके से, क्योंकि होना भी जरूरी है कि आपको पहले एक बड़ा टारगेट है एक ऊपर के लेवल पे, और फिर हम लोग उसको टारगेट को सब डिवाइड कर लें। अब इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो हमारे मे बी सब टारगेट हो गए, वहाँ पे इस तरह के फ्रेमवर्क को कैसे डेवलप करें और कैसे जो मे बी जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं वो कैसे इनहेंस की जाए। अगेन वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है कि टेक्निकल कैपेबिलिटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स बेस अवेलेबल है। सर ने बताया हमारी कितनी पॉपुलेशन है, कितने सारे जो रिसोर्सेज हैं जो कि इंटरनेशनली बहुत सारी कंपनीज में सीईओ बन के बैठे हुए हैं, बट फिर भी हमारे यहाँ पे वो टेक्निकल रिसोर्सेज फिर भी हमें लगता है कि हम एवरी टाइम वी सी अराउंड एंड वी सी द क्रंच। उस तरीके की सिचुएशंस को कैसे मीट करें, क्योंकि टारगेट जो 70 में है अगर 30 के हिसाब से देखें तो वो भी आसान नहीं है। इट्स नॉट वेरी ईसीबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ईसीबीसी 2007 में फर्स्ट कोड लॉन्च हुआ, 17 में दूसरा कोड लॉन्च हुआ, 2030 में क्या वो कोड एज सच इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंच पाएगा? क्या वो जो भी कंपनीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज या डेवलपमेंट अथॉरिटीज, क्या वो उस कोड को अडॉप्ट करेंगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको क्या लगता है क्या टेक्निकल कैपेबिलिटीज की जरूरत है? क्या हमें रिफॉर्म्स चाहिए फंडामेंटली इस तरीके के फ्रेमवर्क को अचीव करने के लिए? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो आपने जो सवाल किया है कि हमारा जो स्किल गैप्स है, और दूसरी बात है कि हमें कैसे अडॉप्शन वगैरह हो सकता है ताकि लोग जो है मतलब कि इसके बेनिफिट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। तो देखिए, एक तो ट्रेनिंग का मैंने बताया, मैंने कंज्यूमर अवेयरनेस वगैरह का भी बताया, और इसके बाद फेज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वगैरह के बारे में बताया। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि हमें जो है मतलब ये चैलेंजेस तो आती रहती हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हम ये देख रहे हैं कि इसमें अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है ना, उनको बेनिफिट्स भी पता चल रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज अब बिजली जो है देखिए कितनी स्टेबल है, आपको एकदम बिजली 24 घंटे मिलती है, क्योंकि लोग अभी बैकएंड सिस्टम्स हमारा इम्प्रूव इतना हो गया है जिससे कि हम जो है सारा हम ट्रैक कर सकते हैं, जिसको कि MBC कहते हैं, मीटरिंग बिलिंग कलेक्शन एफिशिएंसी। हम ट्रैक कर सकते हैं, हमें पता चल रहा है कहाँ टेम्पर है, तो अभी जो है मतलब विजिलेंस है, रेड स्क्वाड्स वगैरह है, और साथ में जो है हमें जो है वो जो सहयोग वगैरह जो भी तो मतलब बट फिर भी देखा जाए रेगुलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई हैं। रेगुलेशंस वगैरह जो है अदरवाइज जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, किसी से बोला जाए कि आप अपने जो डेटा शेयर करिए जिसमें कि सैडी सैफी डेटा हो, ड्यूरेशंस या फ्रीक्वेंसी के रिलायबिलिटी इंडेक्सेस, वो कोई देता ही नहीं है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि जो आप साइडी साइफी और काइडी काइफी और ये सब जो आपके MBC वगैरह है सब, अब ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म में अभी इट इज अ पार्ट ऑफ देयर कमिटमेंट दैट दे हैव टू सबमिट ऑल दीज डेटा। और अब और डेटा को, हाँ, ये चीज़ वो नहीं कर सकते, रेगुलेटर्स ये नहीं देख सकते कि हाँ ये लोग डेटा प्रोक्योर कैसे कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये सब एक अलग इशू है, बट जो भी चीज़ वो दे रहे हैं उसे मानना पड़ेगा हमें। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि अभी जितने भी परफॉर्मेंस हैं, एक बहुत है कि अभी जैसे RAPDR के बाद IPDS आया, IPDS के बाद RDSS आ गया। तो अभी क्या है कि ये जितने भी इनके जो एड मिल रहे हैं PFC से, वो माइलस्टोन बेस्ड है, और जो इनके प्रोग्रेस मॉनिटरिंग हो रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट आपका जो भी फाइनेंशियल एड मिलता है वो इट इज बेस्ड ऑन वट एवर इज द फिजिकल प्रोग्रेस, एंड फिजिकल प्रोग्रेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ KPIs।
कि आपने वो फिजिकल माइलस्टोन अपना ये किया है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि ATC लॉस रिडक्शन है तो आपने कितना इंप्रूवमेंट दिखाया, आपका कलेक्शन कितना इम्प्रूव हुआ, तो तभी ये मिलता है। और दूसरा ये है कि ये सारा चीज़ लिंक्ड हो गया है इससे आपके सब्सिडी से भी, क्योंकि जो आपके सब्सिडी अगर मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने, बिकॉज इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट, अगर उन्होंने सब्सिडी वगैरह किया है तो उन्होंने डिस्कॉम्स को गवर्नमेंट ने पे किए कि नहीं किए, तो ये सारा चीज़ के साथ, और ये सारा चीज़ जो है एस्क्रो अकाउंट के थ्रू होता है, तो इट्स लाइक इट इज़ इंटेंडेड फॉर दैट पर्पस ओनली। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपके दूसरे ये है कि आप एक बहुत बड़ा अच्छा चीज़ ये हो गया है कि रिगार्डिंग आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो है, पहले क्या होता था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपने बात की है कि हाँ ठीक है, हमें यहाँ पर नया नेटवर्क डालना है या फिर हमें नया फीडर वगैरह करना है, बट दैट ऑल्सो हैज़ टू बी प्रिसीडेड बाय समथिंग विच इज कॉल्ड एज द लोड फ्लो एनालिसिस। हम प्रॉपर उसका हम स्टडी करेंगे और नेटवर्क का स्टडी करेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमें ये जरूरत पड़ रही है कि हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, तो किस वजह से करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि ओवरलोडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, आपका क्या आपके सारे आपका नेटवर्क इज योर नेटवर्क बैलेंस्ड, आपने सारे आपके फेज बैलेंसिंग है नहीं है, आपका जो है वो ट्रांसफार्मर्स है कितना पुराना है, आप उसमें जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रॉपर उसमें ये है, और उसको कैसे किस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ आपका जो है ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है कि अगेन डेटा आपको एनालाइज करना है, फिर आप अब तो जो है लोग IoT वगैरह, चूंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, तो हम रिमोटली हम सारे डेटा हमें मिल जाते हैं, तो हम वी कैन नो द हेल्थ ऑफ द ट्रांसफार्मर्स, और आपके स्मार्ट मीटर से भी DT मीटर्स हैं सारे हैं, तो उससे मिल जाते हैं डेटा। तो कैपिटल अपग्रेडेशन हैज़ बीन लिंक्ड विथ द स्टेट ऑफ द नेटवर्क, जिसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई अगर क्लेम्स आप कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हमें चाहिए अपग्रेडेशन करने के लिए, तो इट हैज़ प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर किस वजह से है। एंड अगर मान लीजिए कि जनरली आप अगर विद द हेल्प ऑफ राइट प्रैक्टिसेस थ्रू बैलेंसिंग ऑफ योर नेटवर्क, आप अगर मान लीजिए कि कैपिटल अपग्रेडेशन को अगर आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं या डेफर कर सकते हैं, इट इज़ वेल एंड गुड। तो और ये सारी चीज़ें जो है अभी मॉनिटर की जा रही हैं। और लेकिन इसके लिए तो आप मतलब होपफुल है कि 2030 तक जो टारगेट है वो हो जाएगा? 2030 तक तो है, क्योंकि हमारा जो है 500 गीगावाट का जो है लक्ष्य है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगा, और उसके लिए ऑलरेडी हमारा जो है 200 गीगावाट ऑलरेडी प्लस अभी हो गए हैं। और जिस तरह से सबसे अच्छा ये है कि एक है कि अभी प्राइवेट एक तो PPP मॉडल है, और दूसरा ये है कि आपके इंडस्ट्रीज में भी जो है नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन अब दूसरे हमारे इस पावर सेक्टर में आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है जो फाइनेंसिंग वगैरह है, अभी उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ अपने प्लेटफॉर्म्स वगैरह बना दिए हैं, तो वो भी एक ये है। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, ये अचीवेबल है। मतलब 2030 का जो हमारा ये टारगेट है कि 500 गीगावाट होगा, तो हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो जो है टेक्निकल साइड से हूँ, तो मुझे तो लगता है कि हाँ ये हो सकता है। वंडरफुल। तो सर सप्लाई साइड से सर ने बताया कि बहुत ही मे बी आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक है सर कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। डिमांड साइड से अगर देखा जाए तो मतलब इंडस्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर, मे बी ट्रांसपोर्ट, ये चारों पांचों सेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही मे बी आई थिंक चैलेंज पोज करते हैं, पर्टिकुलरली बिल्डिंग सेक्टर। बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज दोनों मिला लें तो 50% से ज़्यादा एनर्जी डिमांड जो है इन सब सेक्टर्स को जाती है। बिल्डिंग्स की बात करें तो मे बी 32 से लेकर के 35% बिजली इसके लिए रिक्वायरमेंट है। मतलब ये जो सेक्टर जहाँ पे डिमांड है उसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करें, और मतलब जो रिक्वायरमेंट है 2030 की उसके हिसाब से आपको कैसा लगता है? ऑल्दो सेक्टोरियल भी रिक्वायरमेंट्स लोगों ने अपनी अपनी बनाई, जैसे इंडियन रेलवेज की अपनी रिक्वायरमेंट है कि जो 2030 तक जो उनका नेट ज़ीरो विजन है, इसका मतलब है कि ट्रैक्शन नॉन ट्रैक्शन सब वो इलेक्ट्रिफिकेशन पे कर लेंगे और फिर सोलर पे वो लोग स्विच कर जाएंगे। दैट इज द टारगेट। बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव में क्या आपका कहना है सर? 2030 हो या 2070 हो, टारगेट्स तो पूरे करने ही हैं। टारगेट के बिना तो गाड़ी आगे जा नहीं सकती, और इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
राइजिंग कंट्री है, अपकमिंग इकोनॉमी है जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और बहुत सारे देश तो हमें अब ऑलमोस्ट डेवलप कंट्री भी मानने लगे हैं। ऑल्दो वो सही नहीं होगा कहना, हमें तो अभी भी बहुत गरीबी है, बहुत कुछ देखना है। तो एक ना सिस्टम में थोड़ा सा ओवरहाल की ज़रूरत है। जितनी भी सप्लाई साइड और डिमांड साइड की जितनी भी जो इनोवेशंस और ज़रूरतें और जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड और जो भी लर्निंग और नॉलेज मार्केट में है, वो बड़ी एक साइडेड है, वन साइडेड है। जो कंट्रोलर्स हैं, मतलब जैसे यूटिलिटी है या मीटरिंग साइड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडस्ट्री के जो रेगुलेशन साइड की चीज़ें हैं, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, या टेक्नोलॉजी इन्वेंशन की साइड है वो सारी। लेकिन जो असली यूज़र है, उसका जो कंज्यूमर है, जो आम जनता है, उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। एक जो उसके बिहेवियर में जब तक मेजर चेंज नहीं आएगा, ओवरहाल नहीं होगा, तो ये कनेक्ट बनता नहीं है। तो हमारा कुछ अनफॉर्चुनेट सिस्टम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है, वो सरकार से देना और लोगों का लेने वाले बेस पे चला गया। तो वो कृतज्ञता नहीं आती कि मुझे मिल रहा है तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ और मैं उसके लिए बराबर से कंट्रीब्यूट करूँ और रेसिप्रोकेट करूँ कि यदि वो स्मार्ट मीटर है, तो यदि वो दोनों साइड से कम्युनिकेशन है, तो मेरा कम्युनिकेशन क्या है? अभी मैं सिर्फ उस मोड में हूँ कि शायद मुझे मिल जाए तो बिजली सस्ती हो जाएगी, इससे मेरा भला होगा, ये होगा, वो होगा। मैं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉच कर रहा हूँ कि मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाला है। शायद ये माइंडसेट ना एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, और उस माइंडसेट को कंज्यूमर्स को तो दूर करना ही करना है, लेकिन शायद हम सबकी भी एज ए टेक्नोक्रेट, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, सबकी ज़रूरत है कि उसको थोड़ा आसान बनाए। इसीलिए मैंने शुरू किया था कन्वर्सेशन, मैंने डेटा से बोला था कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सबने दुनिया देखी है, लेकिन जो वो दुनिया देख के आया है हमारे पास ना, वो आगे किस साधारण दृष्टि से लोगों तक कैसे पहुंचे कि उनकी बराबर की भागीदारी बढ़े, तब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो गोल्स सब बड़े अच्छे से अचीव होंगे, वो सारी चीज़ें, क्योंकि ना बिहेवियर चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप एक ही तरह के इक्विपमेंट, एक ही तरह की सारी चीज़ें 2 घरों में देखिए, एक घर का एनर्जी कंजम्पशन कहीं होगा, एक का कहीं होगा। यदि सब कुछ एक है, यूसेज पैटर्न एक है, फैमिली का साइज़ एक है, खाना-पीना एक तरह से खाते हैं, इक्विपमेंट एक जैसे हैं, वही रेफ्रिजरेटर, वही एयर कंडीशनर, तो वो मीटर में बिजली का बिल भी आगे पीछे ही आना चाहिए। उसमें काफ़ी वास्ट डिफरेंस क्यों है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ बिहेवियर। और वो बिहेवियर के लिए थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव थोड़ा बढ़ेगा, तो डिमांड साइड की चीज़ें ज़्यादा बेटर से इम्प्लीमेंट होंगी, और यहाँ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अवेयरनेस रेजिंग और थोड़ा-सा सीइंग इज़ द बिलीविंग, कि ये नंबर्स हैं। बहुत सारी यूटिलिटीज़ में विदेश में काम किया था कि आपके बिल में लिख के आया है, या आपको इन्फॉर्मेशन आई कि भई आपके नेबर के पास सेम हाउस, सेम साइज़ इक्विपमेंट, सेम कंजम्पशन पैटर्न, पर उनका कंजम्पशन आपसे 20% कम है। वुड यू माइंड टू टेक केयर ऑफ अबाउट योर कंजम्पशन? तो मुझे कॉम्पिटिशन आया, मुझे लगा अच्छा वो इतना अच्छा कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह के इंसेंटिव इनबिल्ड हों हमारे प्रोग्राम में, बजाय इसके कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, तो शायद ज़्यादा काम का होगा, जिससे कंज्यूमर अपने आप को कनेक्टेड फील करे। तो चीज़ें थोड़ा बेटर मुझे दिखती हैं आने के लिए। और बिल्डिंग और इंडस्ट्री तो वो भी रेसिप्रोकेटिंग है। इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री नहीं चाहती कि मैं घाटे में चलूँ, या मैं थोड़ा पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ, या मैं थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मैनुअल सिस्टम पे काम करूँ। सबको अपग्रेड करना है, लेकिन बहुत सारे बैरियर्स हैं। फाइनेंस को ले लीजिए, एक्सेस टू फाइनेंस एक बड़ा आसान और बज़वर्ड है, लेकिन एक्सेस टू फाइनेंस का मतलब ये नहीं होता कि फाइनेंस मिल गया। उसकी एक्सेस टू फाइनेंस मतलब आपके गाँव में बैंक है, और उसके बाद बैंक से किसको लोन मिल रहा है, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो एक्सेस टू फाइनेंस तो है, बैंक खुल गया, लेकिन अब फाइनेंस मिला कि नहीं मिला मुझे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नहीं मिला तो फिर मैं डिफ़ॉल्टर हूँ, अब मैं डिफ़ॉल्टर किस कारण से हूँ? तो ये ना बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, शायद हम वहाँ नहीं देख रहे हैं। तो और वो हमारे इस सेक्टर में भी परफेक्टली लागू होता है कि देखो तो कि एक्चुअल में गैप्स हैं कहाँ? जैसे ट्रेनिंग असेसमेंट की बात हुई ना, यहाँ पे एक असेसमेंट की ज़रूरत है कि शायद हम थोड़ा-सा फोकस 5 साल उस पे कर लें, और फिर हम नेट ज़ीरो की तरफ देखें, तो शायद हम 2070 नहीं 2060 तक ही पूरा कर लेंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन थिंक। Well, वेरी रेलेवेंट पॉइंट। एक्सेस टू फाइनेंस जी हाँ। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट एक्सेस टू फाइनेंस इज अवेलेबल ओनली टू दोज हु डोंट नीड द फाइनेंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
तो वो तो हमेशा चले। और शायद मुझे जरूरत भी ना हो फाइनेंस की, मुझे शायद एक छोटी सी आपकी ट्रेनिंग की जरूरत है जिससे मैं अपनी, या मुझे कोई एक्सेसिव नॉलेज की जरूरत है जिससे मैं अपनी टेक्नोलॉजी, अपने काम को या अपने बिहेवियर को चेंज कर लूं। शायद वही इक्विपमेंट से मैं ज्यादा प्रोडक्शन ला सकता हूँ, उसी बिल्डिंग में, उसी फ्लैट में, या उसी घर में ठीक से मैनेज कर सकता हूँ। शायद वो मुझे मालूम ही ना हो। अब एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ आपको, जो आप सब उसको देखते होंगे कि आप कभी किसी होटल में चेक इन करते हैं ना, तो आपको एक कार्ड मिलता है, रूम का की कार्ड, और आप रूम में जाने के बाद उसको स्लॉट में डालते हैं, और उसको डालते एकदम से दिवाली जैसे सारी लाइटें जल जाती। तो क्या सारी लाइटों की जरूरत है? तो वो हाउस कीपिंग को वो ट्रेनिंग क्यों नहीं मिलती कि आप जब रूम को क्लीन करके, रूम को चेक इन करके रेडी करें, तो आप थोड़ा सा नेचुरल लाइट ऑन रखें, और एक बाथरूम की और एक बेड साइड लाइट ऑन रखें, ताकि जब कंज्यूमर अंदर आए लाइट जलाए तो उसको 2 ही लाइट जलें, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा जलानी होगी तो जला लेगा। मैं घर में डिफरेंट हूँ, होटल में मैं डिफरेंट हूँ। घर में आई वुड केयर टू स्विच ऑफ लाइट्स, होटल में आई विल नेवर स्विच ऑफ, बिकॉज मुझे क्या है, मैं पैसा दे रहा हूँ। वही बिहेवियर डिफरेंट है ना, आपके घर में अलग है, वहां अलग है। तो ये उसको मैच करने के लिए यदि वो होटल और कंज्यूमर दोनों के बीच में एक तारतम्य हो जाए कि भाई होटल का स्टाफ भी उस ढंग से ट्रेंड हो कि आपको मैनेज कैसे करना है, नेचुरल लाइट पे डिपेंड करिए, दिन में क्या जरूरत है 50 लाइट जलाने की। सर हम लोग जैसे बात कर रहे थे एस्को की, आपने बताया कि इन जनरल मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, एस्कोज कैन कम अप फास्टर अगर वो कुछ कुछ जो इश्यूज जैसे आपने पॉइंट आउट किए कि एक बार अवेयरनेस हो जाए, जहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन पोटेंशियल है, रिटर्न की गारंटी है, वहाँ पे ऐसे आ जाएं तो वहाँ पे इसको हो सकते हैं, है ना। और कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपको लगता है विद रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग रेट्रोफिट? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स एक्चुअली वो नहीं है। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉयलर, चिलर, लाइटिंग सिस्टम जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वी हैव नंबर्स, पर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है हम कि इतने दिन में ये इस टेक्नोलॉजी से ये सेविंग है, इससे ये अचीव होगा। वो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा बहुत मुश्किल काम नहीं है, 1-2 साल थोड़ा ढंग से काम हो जाएगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यू नो व्हेन यू गो फॉर अ लोन, there are two aspects here. One is when you buy an equipment, no bank is going to say no to you. They'll give loan because there is an equipment. They can always recover it if there is a default. But when you take a loan for achieving energy savings, a typical energy conservation program which ESCO basically implement, then there is a gray area. I'm not comfortable that whatever your numbers are talking on paper, will they be delivered or not using these technologies? एक छोटी सी बात सिन्हा साहब ने बोली थी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ठीक, मार्केट की टेक्नोलॉजीज हैं, मुझे नहीं मालूम वो टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्टिव है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से क्या होता है, एनर्जी सेविंग होती होगी। आप टेक्नोक्रेट हैं, आप एस्को हैं, आप जो भी हैं, आपको पता है, पर बैंक को नहीं, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को नहीं पता कि या तो एस्को इतनी पावरफुल है कि वो अपने फाइनेंस यूज कर ले, या तो उसको फाइनेंस चाहिए तो उसको कन्विंसिंग करने के लिए, वो नंबर क्रंच करने के लिए, वो MNV और MRV के एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। बाल पार फिगर नियर अबाउट आए, 100% तो कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, आज भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ा उस पर काम जरूरी है। फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद जो सबसे बड़ा गैप है, वो सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी दुनिया की प्रॉब्लम है। देयर इज नो लीगल aspect here, if you deny paying ESCO back that वो जो सेविंग में से 30% तुम्हारा हिस्सा है मैं नहीं दूंगा, तो तुम मेरा क्या कर लो। वो जो लीगल एंगल है यहाँ पे, ESCO हैज नो लीगल स्टैंडिंग टू गो टू एनी कोर्ट एंड क्लेम कि ये इस MOU के बेसिस पे मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। Maybe you get it many years of fight or whatever, but right now there is no legality that binds the consumer to ensure that he'll pay you. वो ट्रस्ट है। कोर्ट तो यही बोल देगा कि एसेट है आपकी, आप ले लो। हाँ वही ना, ये ट्रस्ट है। और एसेट भी जरूरी नहीं है कि इसको ने लगाया हो, इसको शायद सर्विस ही दे रही हो सिर्फ। हाँ हो सकता है। ठीक है, एनर्जी सर्विस कंपनी ESCO एस्को, एनर्जी सर्विस में से कंपनी आप हटा दीजिए तो एनर्जी सर्विस तो वो बहुत सारे दूसरे मॉडल भी आ गए हैं, कूलिंग एज ए सर्विस आ गई, हीटिंग एज ए सर्विस। तो एनर्जी सर्विस और एस्को एज ए सर्विस दोनों में थोड़ा सा मेल मिलाप अलग अलग भी है और साथ में भी है। तो ये जो लीगल टैंगल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एज ए एस्को ग्रो करना है और वो कंज्यूमर के साथ आपका ट्रस्ट है, तो दोनों ही एक दूसरे के वाटर को टेस्ट कर रहे हैं।
शायद ये एस्पेक्ट पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से लेकर के या एनर्जी सर्विस लिमिटेड जो है ये और या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सा काम करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ एस्को, बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, इससे कुछ नहीं होने वाला। कितना कैपेसिटी बिल्ड करोगे? मैं फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन आओ ठीक है, मेरी कैपेसिटी बिल्ड करो, मुझे बता दो कि लोन कैसे दिया जाता है, एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है, ओके फाइन, आई लर्न इट, बट मेरी किताब में लोन तभी दूंगा जब मुझे वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल और बैंकेबल रिपोर्ट वहां से आएगी। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चैरिटी नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा गैप है। यदि मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे वो बिजनेस वाला वेंचर लगता है तो मैं तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है कैपेसिटी बिल्ड बनने की। मैं अपनी कैपेसिटी खुद बिल्ड कर सकता हूँ। मैं इतना बड़ा बैंक चला रहा हूँ, अब मार्केट में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं कूदूंगा वहां पे। मैं नहीं कूद रहा हूँ तो मैं कुछ खतरा देख रहा हूँ ना। तो खतरे को दूर करना हमको पता है कैसे दूर करना है, शायद थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। ये एक इशू है। अगर सर खतरा है मान लीजिए या रिस्क है तो फिर इस तरह के इंश्योरेंस टूल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? देखो वो तो मैं उस पर बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ। आपने अब दो एस्पेक्ट है यहाँ पे, बहुत अच्छा सब्जेक्ट टच किया कि एक है क्रेडिट गारंटी और एक है परफॉर्मेंस गारंटी। तो क्रेडिट गारंटीज तो दुनिया में बहुत चली, इंडिया में भी चली, जिसको पार्शियल रिस्क गारंटी बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी बोलते हैं, है ना, PRGF, ये सब चीजें ये तब तक चलते हैं जब तक वो गारंटी अवेलेबल है वो फंडिंग। जैसी हो जाती है वो बैंक फिर वापस पीछे चला जाता है, फंड फाइनेंस बंद हो जाता है। अब आता है कि परफॉर्मेंस गारंटी। तो जितने इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं ये परफॉर्मेंस गारंटी, ये दो पार्टीज के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें वो इंश्योर करती है कि भाई यदि तुम इस बीच में इस प्रॉब्लम कोई सच आई तो मैं तुम्हारा वो खर्चा कवर कर सकता हूँ या तुम्हारा रिस्क कवर करता हूँ। पर उसके लिए मुझे भी तो कुछ स्टैंडर्डाइज चीजें जानना जरूरी है मार्केट में। यदि मैं इंश्योरेंस हूँ और मैं मार्केट में कूदता हूँ एनर्जी एफिशिएंसी मार्केट में, तो मैं भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फेस कर रही है कि भाई ये इसमें मुझे तो रिस्क देखना है ना, तो तुम्हारी रिस्क कवर कहाँ हो रही, वो ग्रे एरियाज क्या है। तो यदि मैं इंश्योरेंस कूद रहा हूँ तो फिर मुझे अपना ऑडिटर भी रखना पड़ेगा, मुझे ही बेसलाइन एस्टेब्लिश करनी है, मुझे इक्विपमेंट गारंटी करनी है, तब तो मैं ठीक हूँ। तो क्या मैं उतना सब करने के लिए तैयार हूँ? क्या मार्केट रेडी है? क्या मेरे पास इतना बिजनेस होगा? तो यहाँ पे अभी बहुत वक्त की जरूरत है। मैंने तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा एनर्जी सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिजाइन भी किया हुआ है। फिलीपींस के लिए भी किया हुआ है, इंडोनेशिया के 3 कंट्रीज के ऊपर मैं ADB के फंडिंग पे काम कर रहा हूँ और वो लॉन्च भी होगा। इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आके म्यूनिक्रेट टाइप की कंपनियां काम भी कर रही हैं और वो प्रोडक्ट लॉन्च भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये ग्रे एरियाज को अभी भी दूर करने का काम चल रहा है। अच्छा सर, इसमें मतलब जैसे मैं बिल्डिंग्स को या इस तरीके के एस्को को ऑटो इंडस्ट्री से कंपेयर करता हूँ। ऑटो इंडस्ट्री में भी ऐसे ही है, आप गाड़ी निकालते हैं, जैसी गाड़ी निकालते हो वैसे ही आपको रिस्क है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर भी आपके लिए वो तैयार है इंश्योरेंस कंपनी तैयार देने के लिए। उसको पता है कि 1 साल में हो तो सकता ही है ना, फिर भी इंश्योरेंस तैयार है करने के लिए। हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जरूरी नहीं हो, उसका रीज़न भी है बिकॉज जो भी एस्को में काम कर रहा है उसकी एक रेपुटेशन है और जिसको में इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है उसकी भी एक रेपुटेशन है। इंडस्ट्रीज हैं, मतलब इफ दे आर रनिंग मे बी 100 पीपल कंपनी और इफ दे आर रनिंग अ फैक्ट्री, उसकी एक रेपुटेशन है। हमारे यहाँ पे जैसे कोई पर्सन डिफॉल्ट करता है तो उसका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। मतलब वाई डोंट वी हैव अ सच मे बी मॉडल फॉर द एस्को इम्प्लीमेंटेशन कि अगर किसी इंडस्ट्री ने खराब किया तो उसका वो पर्टिकुलर स्कोर जो है वो अगली बार जब भी कभी लैंडिंग लेगा तो उसके लिए वो प्रॉब्लम होगी। मतलब द मॉडल कैन ऑलवेज बी डिफाइंड, बट शायद हम लोग इस चीज को क्यों नहीं कोरिलेट कर पाते हैं। इफ द पैरेलल इंडस्ट्रीज हैव द सक्सेस मॉडल, व्हाई डोंट वी हैव इट इन द इंडस्ट्रीज एंड द बिल्डिंग सेक्टर? बिल्कुल सही है। बिल्डिंग ही क्यों, बिल्डिंग से ज्यादा MSME को जरूरत है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी जरूरत है। कितना सारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सभी जगह बराबर से है। अब आप देखिए कि यदि हम प्रायोरिटी पे स्टार्टअप को कोलेटरल फ्री, MSME को कोलेटरल फ्री लोन देने के लिए प्रोग्राम ला सकते हैं, तो हम एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए भी इस तरह की स्कीम ला सकते हैं। यदि मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारा ध्यान वहाँ गया ही नहीं, क्योंकि वहाँ भी पॉलिसी मेकर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जो चीज़ दिखती नहीं तो उसके बारे में सोचना क्या, जो दिख रही है उसका सोचना है। क्या एनर्जी एफिशिएंसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगी? क्या एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव नहीं करेगी? क्या एनर्जी एफिशिएंसी नेट जीरो गोल को कंट्रीब्यूट नहीं करेगी? करेगी, वो सबसे ज़्यादा करेगी, क्योंकि आप जहाँ पे वो जो मथुर साहब कहते हैं ना कि 1 यूनिट सेव करने से आप 2 यूनिट बचाते हैं, क्योंकि वो जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस सब मिला के ले लें तो 1 यूनिट जो खर्च होती है एक्चुअली में 2 यूनिट आप बचा रहे हैं ओवरऑल देखें खर्चा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तो फिर वहाँ ध्यान नहीं है। बहुत से साल से ये प्रयत्न भी चला कि भाई आरबीआई में उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ले आए एनर्जी एफिशिएंसी को, तो शायद बैंक्स उसमें प्रायोरिटी में लोन करने लगे। तो जो तुमने बोला कि जो रिस्क शुरू की जो है उसको रिमूव करने के लिए थोड़ा आगे आना पड़ेगा। और दूसरा मार्केट साइड से जो 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 प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं जो लोन के लिए जाने के लिए, वो थोड़ा सा मार्केट ओरिएंटेड या बैंकेबल प्रपोजल बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा जरूरी नहीं कि फाइनेंस ही सबसे बड़ा बैरियर एनर्जी एफिशिएंसी का। फाइनेंस की बात मैंने इसलिए छेड़ी कि जब हम एस्को की बात कर रहे हैं कि यदि एस्को को बड़ा काम करना है तो यदि उसको 10 प्रोजेक्ट करने तो 10 प्रोजेक्ट में अपने रिसोर्स नहीं लगा सकती, उसको फाइनेंस चाहिए होगा, वहाँ फाइनेंस आता है। लेकिन यदि इंडिविजुअली किसी को अपना कुछ काम करना है तो उसके पास उसको नॉर्म्स नहीं मालूम, स्टैंडर्डाइज, उसको एलईडी का मालूम है कि मैं यदि इनकैंडेसेंट बल्ब से एलईडी पे जाऊंगा तो इनकैंडेसेंट बल्ब 1 घंटे में 100 वाट कंज्यूम करता है, एलईडी 6 वाट कंज्यूम करेगा, तो मैं पर आवर 94 वाट बचा रहा हूँ। उसको नंबर वो बड़े आसान है। लेकिन एयर कंडीशनिंग में, पंप्स में, मोटर्स में, अदर इक्विपमेंट में वो क्या क्या करने वाली है जो इस पे लिखा है या जो बोल रहा है वो कैसे होगा वो मुझे नहीं मालूम। और जब वो नहीं होता तो दूसरी चीज आ जाती कि नहीं, वो आपका वो पावर फैक्टर खराब था, आपकी वो एफिशिएंसी वहाँ ठीक नहीं थी, आपकी वायरिंग ठीक नहीं थी, आपका ये नहीं ठीक था, वरना ये तो बहुत स्टैंडर्ड मोटर है, या ये बहुत स्टैंडर्ड पंप है, या ये बहुत स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है ना। आई थिंक वो ट्रस्ट थोड़ा वो स्टैंडर्डाइजेशन के साइड में काम करना, 1 साल 1.5 साल ढंग से काम हो जाएगा ना, सब काम ठीक हो सकता है। मैन्युफैक्चरर्स को, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को, एस्कोस को साथ बैठ के, पॉलिसी बिल्डर्स को साथ बैठ करके इसको सिर्फ एक पूरा एक परफॉर्मा बनाना है और उसको एक वेबसाइट बना करके वो इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल कि एक क्लिक पे मैं डालूं कि अच्छा मैं अपने घर में ये चीज, कुछ लोगों ने पर्सनली प्राइवेट लेवल पे बनाई है, लेकिन उसमें वो जब तक वो सरकार की तरफ से नहीं आएगा वो ट्रस्ट नहीं आएगा। विदेशों में है यूटिलिटीज ने, और उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई कि कैलकुलेट योर एनर्जी सेविंग, कैलकुलेट योर दिस, व्हाई कांट वी डू दिस? We just have to standardize these things. When things will flow, nothing. It's a market mechanism. This what you call market transformation बोलते हो ना, तो market mechanism जब तक बनाओगे नहीं, ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? और ट्रांसफॉर्मेशन के 2 एस्पेक्ट हैं, एक आप और एक तुम, मतलब एक सरकार और एक कंज्यूमर, दोनों को साथ ही आना पड़ेगा और दोनों को आप मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि एक्चुअली जो ग्रीन फाइनेंसिंग है उसमें या फिर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो फाइनेंसिंग वगैरह है, जो एनर्जी सर्विस कंपनीज की बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ यू आर गोइंग टू एक्चुअली डिफाइन स्टैंडर्डाइजेशन की, जैसे उन्होंने बात की। इसके अलावा उनको तो टेंजिबल रिजल्ट्स दिखाना है और यही सबसे बड़ा बॉटलनेक होता है। एसेट फाइनेंसिंग के लिए तो उनको दिखता है सामने, लेकिन एनर्जी सेविंग्स के लिए उनको कैसे दिखेगा? उनको तो उसके लिए क्या है कि हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया, एक बिजनेस मॉडल ऐसा किया है, और केवल हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं जो मतलब कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं इसके लिए। वो है कि वी अप्रोच द इंडस्ट्रीज, जैसे कोर इंडस्ट्रीज जो काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहाँ काफ़ी स्कोप है एनर्जी सेविंग्स के लिए, जो बिजनेस मॉडल बनाते हैं जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर एक छोटा सा हम एक अडॉप्ट करते हैं कि हाँ हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, सारे एनर्जी एफिशिएंसी के मेजर्स वगैरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इंडस्ट्रीज तो बहुत बड़ी है, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। मे बी हम लोग एक उसका छोटा सा एक यूनिट हम लोगों ने ले लिया, जिसमें कि हम लोगों ने ले लिया कि हाँ ये पंप्स है, कंप्रेसर्स है, या फिर उसमें अगर HVAC सिस्टम है या जो भी है, मतलब एक, और उसमें हम अपना एंड टू एंड हम अपना करेंगे। उसके लिए कंप्लीट हम डेटा मॉनिटर करेंगे, और इसके बाद उसमें जो सेविंग्स वगैरह जो होगा, दैट सेविंग्स, ये जो इकोनॉमिक मॉडल इस तरह से बनेगा कि हम आफ्टर जब ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा इन 2 years टाइम, इन 3 years टाइम, इट विल स्टार्ट पेइंग फॉर द कॉस्ट, पेइंग सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो है उसका रिटर्न वापस हो गया, हाँ, तो फिर वो उसका रिटर्न वापस हो जाएगा। हाँ। ये चीज़ अगर डेमोन्स्ट्रेबल हो गया तब तो उनको फाइनेंस लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए, और अगर मान लीजिए कि ये चीज़ फिर डॉक्यूमेंट हो गए, तो उसके बेसिस पे अगर मान लीजिए अगर लार्ज स्केल पे करना अगर जरूरत पड़ेगी तो होपफुली आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये मॉडल भी आजकल जो है ये एक पॉपुलर मॉडल है, तो उससे उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर हम सेविंग से इट इज पेइंग बैक विद द हेल्प ऑफ सेविंग्स, तो अच्छा ही है। तो यही इसको मॉडल है। तो हम लोग थर्ड पर्सपेक्टिव पे आते हैं,
क्योंकि हम लोग फाइनेंस बहुत बात कर रहे हैं तो हमें हम्म। लगता है कि फाइनेंस में क्या क्या इनोवेशंस हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। जैसे सर हम जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं, इनोवेटिव फाइनेंस की बात करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल को मैप करके एंड देन इट डिजाइंस द आरई एंड इट प्रोवाइड्स द फाइनेंस टू इंस्टॉल द आरई। वी आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर, जहाँ पे हम उनके साथ में एनर्जी एफिशिएंसी में भी हम ये सिमिलर मॉडल इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं फॉर द इंडस्ट्रीज। बट फाइनेंस स्पेसिफिकली अभी भी देखा जाए तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए देर आर सर्टेन मे बी इंटरनेशनल फंड्स जो कि इस लैंग्वेज को समझते हैं। हमारे यहाँ अभी भी जो प्रायोरिटी लेंडिंग आपने बताई, वो प्रायोरिटी लेंडिंग आरबीआई की तरफ से आ गया है, बट अभी भी बैंक से बोला जाए कि आप एमएसएमई को पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट के लिए फंड कर दें, बहुत मुश्किल काम है। मे बी देर आर सर्टेन केसेस जिसमें होते भी होंगे, बट मुझे लगता है कि मोर और लेस until unless if it is democratized, जहाँ पे एक सबसे नीचे वाला पर्सन को भी एक्सेस टू फाइनेंस है, तभी शायद मैं उस चीज़ को सक्सेस मानता हूँ। अदरवाइज मतलब वो ऊपर के लोगों के लिए तो हमेशा ही फाइनेंस अवेलेबल है, who actually doesn't need the finance। बट इस मॉडल में अगर देखा जाए तो मतलब अगर एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो अपने आप बढ़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे लगभग अभी 1400 बिलियन यूनिट का कंजप्शन है आज के टाइम में, 30 तक 3000 बिलियन यूनिट का कंजप्शन हो जाएगा। सप्लाई साइड से देखा जाए तो आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अपने आप में डबल हो रही है, तो हमारी कंजप्शन भी बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रही है। दोनों को ही हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो आना है, कहीं ना कहीं से तो फाइनेंस आना ही है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक की तरफ से हो या बाहर की तरफ से बैंक हो, एडीबी फंडिंग हो, एग्जिम बैंक हो या कोई और इस तरह की जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, जाइका फंडिंग हो जो कि इंफ्रा पे फंड करती हैं। तो बट मतलब एक तो है कि टेक्नोलॉजी बेसिस पे जो फाइनेंस, इनोवेटिव फाइनेंस है, वो ऐसा क्या हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर मुझे लगता है कि हम उस पर चर्चा करेंगे। बट आपको लगता है कोई ऐसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी है जो कि हम मिस कर रहे हैं? आपको लगता है सप्लाई साइड में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो कि हमें करनी चाहिए बट हम मिस कर रहे हैं? ऐसा है कोई ऐसा एग्जाम्पल? नहीं, देखिए इनोवेशंस का तो हमेशा जो है काफ़ी स्कोप रहता है करने के लिए। और हम बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स वगैरह हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ गैप्स वगैरह हैं, और जिसके लिए हमें डेटा वगैरह चाहिए। तो हम तो अभी इसके लिए तो हैं, हम लोग करते ही हैं। मतलब बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स वगैरह हैं। आप जैसे पहले हम लोग तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते थे, अब उसके बाद फिर स्टोकेस्टिक मॉडल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। अब AI/ML के थ्रू हम वो जनरेट करते हैं, और उसमें मतलब है कि एटलीस्ट वी कैन डू सम काइंड ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एज वेल, जिससे कि हम पूरा वी कैन नॉट ओनली आइडेंटिफाई कि हाँ फ्यूचर में हमारा क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स वगैरह होंगी, हाउ मच इज द वेस्टेज। तो उसके लिए जो है मतलब कि वी ड्रॉ ऑल दोस कंक्लूजन्स, इनसाइट्स वगैरह। टेक्नोलॉजी साइड में हम सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो फाइनेंस साइड में टेक्नोलॉजी जो है, देखिए ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी कोई ऐसा बहुत बड़ी चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी आ गई हैं एक्चुअली। बट द पॉइंट हियर इज दैट व्हाई यूज टेक्नोलॉजी इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट यू सी व्हाट इज द रूट कॉज एनालिसिस हम लोग करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर वहाँ से अगर हम कर सकते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसको कहाँ। टेक्नोलॉजी में क्या है, फिटमेंट का बहुत बड़ा इशू है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मान लीजिए कि सपोज आपने कोई भी अगर आपने टेक्नोलॉजी वगैरह आपने किया, तो आपको ये देखना पड़ता है कि हाँ इज इट सर्विंग योर पर्पस, एंड आपका टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, व्हाट इज द पे बैक पीरियड। तो ये सारी चीज़ एनालिसिस करने के बाद ही ये सब होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे बिजनेस प्रैक्टिसेस वगैरह भी हैं। फाइनेंस साइड पे बात करते हैं हम। जैसे हम लोग DSM आपने बताया, फॉर्मली देखा जाए तो इंडिया में DSM इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ में हम लोग खुद काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक 18 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ में, जिसमें उनके लिए हम लोग DSM प्रोग्राम बनाते हैं बेस्ड ऑन देयर पीक लोड और बेस्ड ऑन देयर एनर्जी अकाउंटिंग, एंड देन वी रन दोस DSM मॉडल्स फॉर देम, और वो लॉन्च करते हैं उनके लिए। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम्स हैं, उनको ये अंदाजा है कि किस चीज़ का कितना वैल्यू है, एंड दे रन इट विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑल्सो। बट जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर डिस्कॉम्स हैं, वहाँ पे उनको जो लेंडिंग है वो आसान नहीं है।
इसका मतलब है कि डीएसएम प्रोग्राम को रन करने के लिए उनके चैलेंजेस आएंगे, या तो वो फिलेंथ्रोपी फंड आए या तो कोई और इस तरह का फंड आए। बट अगर बैंक से लेंडिंग की ज़रूरत है तो बैंक तो इस तरह के किसी भी डीएसएम प्रोग्राम को कभी फंड नहीं करेंगी। तो मतलब आपके हिसाब से डीएसएम इम्प्लीमेंटेशन फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो एग्री होंगे या ऐसा कुछ मॉडल हो सकता है? देखिए, जो आजकल एक और भी एक कंसेप्ट वगैरह है, क्योंकि हमेशा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप होने के लिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस है, जो दुबे साहब ने बताया। अभी क्या है कि एक कुछ जो है डिस्कॉम्स, जो जिनमें मैंने काम भी किया है, मैंने MSCDCL फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, वो बहुत सारी इनोवेशन जो है डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन के थ्रू भी होता है। और इंडस्ट्रीज भी जो आपके OEMs है, जो OEM सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह होते हैं ना, वो भी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा क्या है, हमें एनर्जी एफिशिएंसी अचीव करना है। और OEMs हैं, उनको भी जो है अपना चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर उनके प्रोडक्ट अगर डिस्कॉम्स के जो है रोड मैप में अगर सहयोग कर सके तो आगे के लिए उनके लिए भी अच्छा है। तो इट इज़ अ विन विन सिनेरियो उस तरह से करते हैं, जिसमें कि इवन दो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, जिसमें कि देयर आर क्लियर कट मैंडेट कि हाँ हमें एनर्जी एफिशिएंसी के हमारे ये अचीव करना है, और उसमें क्या है। तो जैसे ये हुआ था जिसमें कि हमारे जब स्मार्ट मीटरिंग की हुई थी, तो डिस्कॉम्स के तो सारे टाइप्स थे, जितने भी डिफरेंट मीटर मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं, और उनके ये गोल थे कि हमारा क्या है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स, जैसे कि हम रियल टाइम लोड मैनेजमेंट कर सकें, ताकि हमारा ग्रिड स्टेबलाइज हो सके, और हमें इमीडिएटली जो है वो इंफॉर्मेशन भी हो कि हाँ कब भी है, इंक्लूडिंग दोज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो उसमें क्या है, उन्होंने एक पे तो नहीं किया, उन्होंने ओपन कर दिया, इसके बाद फिर उन्होंने सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई ठीक है, आपका ये सब डिवीजन है, इसमें इनको दे दिया, दूसरे सब डिवीजन इनको दे दिया, और इट वाज अ काइंड ऑफ अ, और आपके इस तरह से सेवरल पायलट प्रोजेक्ट्स हो गए, और उसके बेसिस पे उनको पता चल गया कि हाँ ये इसमें हमें किसमें कितना गेन हुआ है, और उससे ये भी पता चल गया कि उनकी जो है बॉटलनेक्स क्या क्या हैं जिसमें हम कर सकते हैं। तो उससे हमारा कैसे कैसे हम जो है आपके ग्रिड एफिशिएंसी हमारा बढ़ सकता है, हमारा जो है वो एनर्जी लॉस मॉनिटरिंग बेटर हो सकती है। तो इस तरह से है। तो इसमें मतलब क्या है कि एक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, मैं तो बहुत ये बिलीव करता हूँ कि जहाँ पर अगर मान लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, अगर मान लीजिए इस वजह से अगर आपके लिए चैलेंजेस हैं कि आपके पास कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं है दिखाने के लिए, तो आपके पास इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस का तो ऑप्शन ओपन ही रहता है। और वो इंडस्ट्रीज जो OEMs हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटरिंग में हो, चाहे वो इवन जो नए ADMS हैं, एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। हम लोगों ने जैसे पहले GIS के लिए भी किया था, अलग अलग वेंडर्स को हम लोग ने ट्राई किए थे, जिससे कि हमें ये पता चल जाए आपका नेटवर्क मैपिंग वगैरह प्रॉपरली हो, जिससे हम विच कैन बी the data can be used for doing your load flow calculations, technical loss calculations। तो वो भी एक मॉडल होता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि हाँ, जो OEM के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं जो डिस्कॉम्स, वो भी एक बहुत एक अच्छा एक पॉजिटिव आउटकम है, जिसमें कि OEMs भी, उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है, हमारे आगे के लिए एक हमारा प्रोडक्ट भी तो प्रूव हो रहा है मार्केट में। तो वो भी है। वही नाइस। सर, डिमांड साइड में फाइनेंसिंग की बात करते हैं, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि जनरली हमारे यहाँ इंडिया में जो 50,000 से अबव जो भी अप्लायंसेस हैं, उनके लिए 90% से ज़्यादा लोगों का जो ये सिलेक्शन रहता है कि उनके लिए EMI मॉडल ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाए। आप किसी भी रिटेल में जाएं, आप लेट्स से 50,000 से ऊपर लेट्स से आईफोन खरीदें, तो आईफोन में हमेशा ही ये ऑप्शन आपको मिलेगा। देयर आर सर्टेनली मे बी NBFCs या बैंकिंग के लोग होंगे, चाहे वो बजाज फिनसर्व हो, चाहे वो HDFC हो, चाहे YCAC हो, सब आपको ये ऑप्शन देगा। आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए एंड देन यू कैन यूज़ द EMI, मे बी ज़ीरो प्रोसेसिंग फीस EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ना। तो ये क्या है, ये उस कस्टमर सेगमेंट को अपना एक कस्टमर बनाने का एक तरीका है, इन टर्म्स ऑफ अपना जो कंज्यूमर बेस है वो बैंक्स अपना वाइड करना चाह रही हैं, विच इज़ फेयर इनफ अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अब इस पर्सपेक्टिव से अगर हम इसी को रेप्लिकेट करें, क्योंकि अगर AC की बात करें तो भी 50,000 रुपये के आसपास आते हैं,
अगर देखा जाए तो जो वो कंज्यूमर है जिसकी परचेजिंग पावर थोड़ी सी बढ़ी है, दे वुड लाइक टू बाई द AC इन एनी केस। अब वो 50,000 वर्सेस 40,000 के चक्कर में 3 स्टार AC या 2 स्टार AC खरीद लेते हैं। वहाँ पे अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इस तरह के फाइनेंस मैकेनिज्म आ जाएं कि वो उनको EMI ऑप्शन दे दें, कुछ डिस्काउंट कर दें, will that change the scenario that we see in terms of energy efficiency reductions? एनर्जी एफिशिएंसी के लिए तो सबसे बड़ा टूल ही है इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, और वो भी इजी, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। और वो डिफरेंट मॉडल डिफरेंट कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया, मैनी ऑफ देम हैव बीन फ्लोटिंग एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। पर अनफॉर्चुनेटली उसका जो रेप्लिकेबल साइड है वो ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। एंड दे आर वेरी गुड मॉडल्स एक्चुअली। इस देश को जरूरत है अच्छे डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम करने की यूटिलिटी के साथ, स्पेशली जो रिबेट वाले प्रोग्राम्स हैं जिसमें यूटिलिटी भी कंट्रीब्यूट करती है, रिबेट देगी, क्योंकि जो भी सेविंग आ रही है वो सेविंग अप्रूव्ड हो, और वो सेविंग के बेसिस पे जो भी सेविंग में फाइनेंशियल सेविंग हो वो कंज्यूमर के साथ शेयर हो किसी ना किसी रिबेट फॉर्मेट में। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है दोनों साइड से, और ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब लार्ज इक्विपमेंट पे EMI क्यों, छोटे पे भी हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे ही पड़ोस में मालदीव्स में उन्होंने जब अपना लेबलिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया तो उस लेबल तो सुंदर बनाया, उसके साथ उस लेबल पे उन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी तो लाई साथ साथ वो कौन सी उसमें गैस है जो जोन डिप्लीटिंग है उसका वो कौन सा, वो उसका स्टैंडर्ड वो भी उसमें मेंशन हुआ है लेबल में। और जो फाइनेंसिंग एस्पेक्ट मार्केट इम्प्लीमेंट हुआ वो इतना इम्पोर्टेंट है, जो लकीली आई एम पार्ट ऑफ दैट, कि आप कोई भी कंज्यूमर वहाँ का जो इस्लामिक बैंक ऑफ मालदीव्स है उसमें वॉक इन करके अपने कोई भी इक्विपमेंट लेने का 1500 से लेकर के 15 लाख तक का ऑप्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज सैलरी। उसको अपनी सैलरी स्लिप और इन्फॉर्मेशन और अपने एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन वहाँ देनी है, एम्प्लॉयर से कंसेंट देनी है, और वो इक्विपमेंट लेके घर जाएगा, और वो जो इंस्टॉलमेंट है उसकी सैलरी से ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जैसे एग्रीमेंट है वो उसके बाद उसके वहाँ से डायरेक्ट उस एजेंसी से उस और जो कोऑपरेटिव जहाँ से ले रहा है वो गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव वहाँ जाता रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो आपके नेबरिंग कंट्री में चल रहा है, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दे रहा है, क्यों ना और कंट्री में रेप्लिकेट हो। तो ऐसे मॉडल्स की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ विल की, कि चलो उसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है ना। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इस देश में जो कि बहुत सारे देशों में नहीं है, जिसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बोलते हैं। उनकी विल भी अच्छी है, सब अच्छी है, लेकिन स्टिल वो जो ओवरऑल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का कनेक्ट है ना हमारे सिस्टम की, जैसे सेंट्रल एंड स्टेट, वहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रिज एस्टेब्लिश हो जाए ठीक से, इस तरह की स्कीम इंप्लीमेंट हो, भागेगा। डिमांड साइड मैनेजमेंट तो चाहिए रिबेट प्रोग्राम इस देश को, ये जो मैकेनिज्म है। और फिर जब इसी को यदि बड़ा लेवल पे जाना है तो फिर जो ग्रीन फंड और क्लाइमेट फंड जो वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, जो कमिटमेंट में आते हैं, जो कॉप मीटिंग्स के बाद जो कमिटमेंट बनते हैं, तो इंडिया को मिल सकता है। लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड बढ़िया सा प्रोग्राम डिजाइन करके तो देना होगा कि देखो ये 10 साल में हम ये मार्केट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस फंड से ये होगा, और उसके बाद हम विल बी कीप सेविंग दिस मच विच विल बी फीडबैक टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जो हम उनको एनरोल करेंगे। आप आइए, आपको कौन पैसा देने से मना करेगा। दैट्स इट। So I think thank you so much for being so great sport. एक लास्ट राउंड है, इसमें हम लोग बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर राउंड में एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोग अपने हिसाब से जल्दी जल्दी जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ नॉट इन द एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी एज ए डोमेन, आप पावर सेक्टर में और डिमांड सेक्टर में हैं, तो आपके लिए ऑल्टरनेटिव सेक्टर कौन सा होता? अगर आप एनर्जी सेक्टर में नहीं होते तो ऑल्टरनेटिव क्या सेक्टर चूज करते हैं? नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके सर। मीटेरोलॉजिस्ट। हाँ, वेदर फोरकास्टिंग। अच्छा, इंडियन फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है रिलैक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? उत्तराखंड के हिल्स। सर? कोवलम, केरला। एनर्जी एफिशिएंसी या प्लान्स आपके लिए क्या है जो डेली यूज में यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर। सर? सारे अप्लायंसेस मेरे जो है वो इंश्योर करता हूँ कि वो बी 5 स्टार लेबल्ड हो। ओके, कोई लीडरशिप स्टाइल जिसको आपको लगता है कि स्टेटमेंट है? हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ विद योर लीडरशिप स्टाइल? माई सेल्फ और समबडीज?
योर आपने बताइए। मेरा लीडरशिप स्टाइल तो बड़ा क्लियर है कि कोलैबोरेटिव मूवमेंट्स, सबको साथ लेके चलने वाला, तभी कोई चीज सक्सेसफुल हो सकती है। और आई बिलीव इन दैट एंड आई डू दैट। कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट, हाँ, कोलैबोरेटिव लीडरशिप। Collaborative leadership. Very nice. So one is sustainability trend in India that you feel that is maybe I think the best success model. मुझे तो अभी कोई दिखता नहीं। नहीं दिखता आपको सर? मुझे तो सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड मतलब यही है, आई थिंक सोलर एनर्जी, रूफटॉप सोलर वगैरह जो भी है, मतलब वो है सक्सेस मोड पे उसे काउंट करते हैं। हाँ, अभी वो तो प्रोग्रेस तो सबसे ज्यादा वही हो रहा है। ओके। इंटरनेशनली कोई ग्लोबल लीडर हो जिसको आप एडमायर करते हैं फॉर देयर वर्क इन सस्टेनेबिलिटी डोमेन? नहीं, लीडर इंडिविजुअल को तो नहीं कर सकते क्योंकि टाइमिंग है, वो आज पावर में होता है, कल को नहीं होगा। कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी वो होगा तो काइंड ऑफ, पर मुझे लगता है कि मैं डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ ही ज़्यादा देखता हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज के जो एग्जांपल्स हैं वो शेयर नहीं होते हैं एक दूसरे के लिए, उनको शेयर होने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज के लीडर हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाकी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनका कोलैबोरेशन बेटर होगा बजाय डेवलप कंट्री के साथ जाके बैठ के वहाँ पे सब मिलने से। तो सिंक करेंगे तब सिंक बेटर होगा। सर मेरे लिए इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल टेरी, द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, और दूसरा एनटीपीसी, ये लोग काफ़ी एनर्जी सस्टेनेबिलिटी पे दे आर लीडिंग विथ लॉट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स। Great. Thank you so much, both of you, Dubey sir, Sanjay Dubey sir, Sinha sir. Thank you so much. It has been a great insight, full discussion on 3 perspective. I hope and I wish कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को या इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन सबको एक insightful outcome मिलेगा और they'll certainly learn. If you have any specific questions from our guest, I think उनके जो contact information है we'll also share in the podcast a YouTube channel and Spotify channel. आप उनसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। as well for organizing this. थैंक यू सर।